जाओ बैठ सुनाओ। हम पढ़ रहे हैं, अगर लक्ष्मीकांत ग्राफ की बात करो तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग यानी ऐतिहासिक आधार, ठीक है। हम लोगों ने कवर किया कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार से शासक का रूप लेती है और उसके बाद उसका जो शासक पद था वो सब खत्म कर दिया जाता है 1858 में, यानी कंपनी मिटा दी जाती है 1858 में क्वीन क्राउन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि भारतीयों को शामिल करने के लिए परिषदीय अधिनियम लागू किए गए थे 1861, 1892, 1909, ठीक है। 1909 तक हम लोगों ने कवर किया था और कल हम जहाँ पर थे वो है रोल ऑफ गांधी। अब ध्यान से समझना, मेरा सवाल आपसे ये है कि 1773 और उससे पहले 1600 और कंपनी भारत में शासन कर रही है। कंपनी तो यहाँ तक थी 1858 से कंपनी खत्म हो चुकी थी, अब आ जाती है क्वीन और समय चल रहा था 1909 तक का। भारत आजाद क्यों नहीं हो पा रहा था, ये कौन बताया? क्वेश्चन समझ गए? सिंपल है कि सर 1909 तक, ठीक है, जबकि कांग्रेस 1885 में बन गई थी, ये भी सबको पता होगा, एओयू में बनाई थी, लेकिन तब भी भारत आजाद क्यों नहीं हो पा रहा था? ऐसी क्या समस्या आ रही थी कि इंडिया फ्रीडम क्यों नहीं मांग पा रहा था? राष्ट्रवाद की भावना की कमी, यानी क्या कहते हैं, लैक ऑफ नेशनलिज्म इंग्लिश वालों। दूसरी बात ये है, अंग्रेज कहते थे हम आपको संविधान को बना के दे देंगे, अपने अनुसार बना देंगे। वेरी गुड, ये भी ठीक बात कह रहे हो कि हम अपने हिसाब से तुम्हें सर्टेन राइट्स देंगे, सही पॉइंट बताया आपने। और कोई जिसे लगता हो कि 1909 के बाद आज़ादी क्यों मिली? हाँ, ये भी कह सकते हो कि भारत में सही लीडर भी नहीं था। और कोई चाहे वही गलत हो लेकिन अटेम्प्ट करो। हाँ, हमारे पास कोई यूथ आज भी वही है ना, 9 बजे आ जाएगी। अच्छा, आपका नाम सुन रहा है पंडित जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सही है। अच्छा, सबने एक साथ प्रयास किया। जानकारी का अभाव था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें अंग्रेजों से आज़ादी मांगनी है, ये बात किसी भारतीय को पता ही नहीं। सर दूसरी बात, हाँ, दूसरा भी युद्ध हुआ था, उसका फायदा उठा के अभी मैं ये सब बताऊंगा, बस जो आपसे पूछा उतना ही आप बहुत आगे चले गए। आपके आंसर ठीक है, जब मैं पूछूंगा तब बताना। अभी थोड़ी देर में कहोगे फिर 2023 आ गया, सब पॉलिटी बढ़ रहा है और आजाद हैं। फायदा उठाया ना। अरे बस बस बस, ऑडियो कैसे में पॉज का बटन होता है। चलो अब बाजार वापस आ जाओ, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि 1909 ऑनवर्ड्स इंडिया के अंदर ये बात समझाने के लिए कि तुम्हें आज़ादी मांगनी है तो कैसे मांगनी है, ठीक है, ये बात समझाएंगे गांधी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि जब गांधी जी थे तो गांधी जी को बुलाया गया था, सभी को पता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको बुलाया था और कहा था तुम 2 साल भारत भ्रमण करो। और जिस डेट में वो इंडिया आते हैं 9 जनवरी 1915, उसी को हम लोग मनाते हैं प्रवासी दिवस। ये पता है ना सबको, NRI डे। अच्छा, भारत में NRI डे कब से मनाना शुरू किया, ये कोई बता सकता है? वो ऐसा नहीं है कि जब से वो आए थे 1915 से तब से मनाया जा रहा है। और NRI डे जो है वो हर वर्ष किसी ना किसी अलग राज्य में मनाया जाता है, कभी भोपाल में, कभी नई दिल्ली में। तो ये करंट अफेयर है, उसके पीछे की स्टोरी ये थी। अब सुनो सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जब गांधी जी ने पूरे भारत को समझा तो गांधी जी ने पूरे भारत को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, पूरे भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया। कैसे सर, इंडिया पाकिस्तान? नहीं, गांधी जी ने कहा पता है कि आप लोगों को आज़ादी क्यों नहीं मिल पा रही है? हमने कहा क्यों? तो भाई जब लोगों ने पूछा तो गांधी जी ने कहा उसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा सबसे पहले इंडिया। अब देखो गांधी जी ने क्या इंडिया समझा वो तुम समझो, ठीक है। छोटा सा इंडिया बना लेते हैं अपना खुद का, ठीक है। एक तो मार्कर आप लोगों की बहुत अच्छी नीला काला कर दिया। नीला काला छोटा, चलो भैया ब्लू और ये करके बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इमेजिनरी इंडिया मान लो विद रिस्पेक्ट, ठीक है, ये राम इंडिया। गांधी जी ने कहा देख अभिषेक, इंडिया जो है चल रहा है। गांधी जी ने कहा देख इंडिया पता है क्यों नहीं आज़ाद हो पा रहा? क्योंकि इंडिया में 2 तरीके की चीज़ें हो रही हैं। मैंने कहा क्या? बोले एक तो पूरा भारत विभाजित है जिसे तुम बोलते हो प्रांत। मैंने कहा सर प्रांत कितने प्रांत? बोले देख 17 से 18 तो प्रांत है, जैसे बंगाल का प्रांत, सिंध का प्रांत, ये प्रांत, वो प्रांत, समझ गए? आज की डेट में प्रांत का मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मध्य प्रदेश, आसान हो गया स्टेट वाइज सिस्टम।
दूसरी तरफ गांधी जी ने बताया कि तुम्हारे भारत में बैठे हुए हैं राजा और रजवाड़े, जिनकी रियासतें हैं और इनकी रियासतें एनसीईआरटी के तहत कितनी है, कुछ किताबों में इतनी। तो मान के चलो मोटा मोटे हिसाब से कि इतने राजा तुम्हारे भारत में मौजूद हैं जिनकी अपनी रियासतें हैं। बात आई समझ में? यानी राजा ऑफ नौगमा चौरा, राजा ऑफ नक्टा गाना, राजा ऑफ आवास कॉलोनी, यानी एरिया के अंदर छोटी छोटी रियासतें। तो मैंने कहा गांधी जी ये तो मेरे समझ में आ गया, लेकिन इसका करे क्या? बोले देख, अभी सबसे पहले भारत को ना राजा और प्रांत को एक होना पड़ेगा। किसको होना पड़ेगा? राजे रजवाड़ों को एक होना होगा और भारतीय जो लोग हैं उन्हें भी प्रांत से एक होना होगा। मैंने कहा तो दिक्कत क्या है? गांधी जी सबको इन्विटेशन लेटर भिजवाते हैं, एक बढ़िया सी सभा संगठित करते हैं और सबको इन्विटेशन कर देते हैं। बोले नहीं, बोले 1858 का तो मतलब ही नहीं समझा। मैंने कहा क्या मतलब? बोले देख, अंग्रेजों ने जितने भी राजे रजवाड़े हैं इनको कर रखा है लालच। मैंने कहा ये लालच क्या होता है? तो उन्होंने कहा बेटा सुजीरेनिटी। मैंने कहा सर हिंदी मीडियम के बच्चे भी हैं, तो उन्होंने कहा बेटा अधिपत्य। मैंने कहा सर ये अधिपत्य क्या होता है? तो गांधी जी ने मुझे बताया जितने भी राजे रजवाड़े हैं उनके पास में क्वीन ने अपना व्यक्ति भेजा और उनसे ये कहा कि देखो आज से पूरी रियासत के अंदर जो भी टैक्स वसूलना है, जो भी तुम्हें राजाशाही करनी है तुम करो, लेकिन हम तुम्हारे यहाँ पे थोड़ी सी ना आर्मी रख देते हैं। जब भी कोई बाहर से लड़ने आएगा तो तुम्हारी सेना नहीं, हमारी सेना उनसे युद्ध करेगी। लेकिन जब तुम अपनी रियासत के किसी और रियासत के राजा से कोई संधि करने जाओगे तो वो भी हम करेंगे। मतलब सर आप अपनी प्रजा के राजा हो, कुएं के मेढक रहोगे उस क्षेत्र में, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पे ये प्रावधान नहीं था, याद रखना। क्वीन ने इस बार डायरेक्टली कंट्रोल करा। कैसे? राजे रजवाड़ों को कह के कि तुम अपनी रियासत में जो चाहे वो करो, लेकिन तुम्हारी मिलिट्री और विदेशी अफेयर यानी कि फॉरेन अफेयर्स के मामले मैं देखूंगी। क्या मतलब हुआ सुजरेनिटी का? कि तुम अपनी इस रियासत के अंदर राजा हो, लेकिन इस रियासत के बाहर दो मामले मैं देखूंगी। पहला मिलिट्री यानी युद्ध संबंधी, फौज संबंधी, और दूसरा विदेशी मामले यानी फॉरेन अफेयर। बात आई समझ में? इसके बदले राजाओं से थोड़ा सा पैसा लेते थे वो, क्योंकि जितने भी फौजी थे वहां रहते थे, खाते थे। तो अब खुद बताओ, किसी राजा की रियासत छीनी नहीं जा रही, उल्टा बदले में उसे अपनी राजशाही जारी करने दी जा रही है, तो क्या कभी वो क्वीन का साथ छोड़ेगा? तो गांधी जी ने कहा सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितने भी राजे और रजवाड़े हैं ना, उनको ये तरीका बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं लड़ने के लिए अंग्रेजी सेना आगे आएगी, विदेशी मामलों में अंग्रेजी सेना आगे आएगी, लेकिन हम अपनी सीट पर बैठ के तो राजा के राजा ही रहेंगे। तो राजा क्यों छोड़ेंगे सुजरेनिटी, क्यों अधिपत्य छोड़ेंगे? मैंने कहा अरे वाह गांधी जी ये बात तो बहुत बढ़िया है। बोले अब दूसरी तरफ आ जाओ, तुम सब लोग भारतीय लोग जो राजा रजवाड़ी नहीं हो, बोले उनके साथ क्या कर रखा है कि यहाँ पे इन सब जगहों की शक्तियां जो है वो सेंटर ने इकट्ठी कर रखी है। अब उस शक्तियां जो है वो हमें वापस लेनी है, यानी कोई भी सीएम नहीं, उत्तराखंड का, यूपी का, कहीं का, पूरे देश में सिर्फ एक ही पीएम हो, तो क्या राज्यों का विकास हो पाएगा? बोले यही अंग्रेजों ने कर रखा है, उसने 22 रॉय का सिस्टम बना रखा है और तुम्हें वो दिखा रहा है कि देखो धीरे धीरे 1861 से हम शक्तियां वापस कर रहे हैं, लेकिन ये शक्तियां हमें पूर्ण रूप से वापस लेनी होंगी। मैंने कहा सर इसे क्या कहते हैं? तो वर्ड लिखो, इसे ही कहते हैं स्थानीय सभा। इंग्लिश वालों डरो मत, इसी को बोलते हैं, एक बड़ा भारी शब्द है जो ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, प्रोविंशियल। क्या गांधी जी का ये सपना आज के भारत में पूरा हो चुका है? यस सर, हमारे गांव में ग्राम पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, सीएम यानी कि राज्य के पास अपनी सरकार, यही तो गांधी जी तुम्हें देना चाहते थे। वो चाहते थे कि राजे रजवाड़े जितने भी हैं उस समय के वो कैसे मिल पाएंगे जब राजे रजवाड़े इस सिद्धांत को, सुजेरेनिटी को छोड़ देंगे। और अभी देखना ये राजे रजवाड़े जो फैसिलिटी मिल रही है ना कि मिलिट्री की और विदेशी मामलों की, ये छोड़ेंगे ही नहीं। अगर ये इसी समय छोड़ देते और जो प्रांत के लोग हैं वहां पर स्थायी प्रशासन या शासन पहुंच जाता, स्वशासन, तो फिर भारत एक हो जाता। तो मैंने कहा गांधी जी इसका मतलब आप कहना क्या चाहते हो? तो गांधी जी ने और आसान से 4 स्टेप में मुझे चीजें जो समझाई वो लिख ली। मुझे का मतलब मैं इसका पुराना आप ये नोट कर लिया, चलो बता दे रही मिटा दूं ग्रुप का। यानी गांधी जी को वो इंडिया दिखा जो ज्यादातर लोग फ्रीडम फाइटर, रिलीजियस लीडर या जो भी थे नहीं दिख रहा था। ठीक है, अरुण, पूरा इंडिया किन 2 चीजों में डिवाइडेड था?
एक तरफ रजवाड़े थे और एक तरफ प्रांत। इसका मतलब ये नहीं मैंने 20 से लाइन काट दी, राजा रजवाड़े इस तरफ भी थे, यहाँ भी बैठे थे, बस मैंने तुम्हें भारत को हाइपोथेटिकली समझाने के लिए 20 से काटा। राजा रजवाड़े इधर भी फैले थे, थोड़े इधर फैले थे, जैसे तुम लोग, हाँ जैसे तुम लोग थाली में खिचड़ी फैला देते हो ना और दही इधर फैला देते हो, वैसे पूरे भारत में फैले हुए थे। लेकिन मुख्य रूप से दो तरीके के लोग हैं। राजा रजवाड़े का मतलब वही इसी प्रांत का मतलब ये हो गया, तुम्हारे उत्तर प्रदेश में ये प्रांत है, उत्तर प्रदेश का एक राजा अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष तरीके से कंट्रोल कर रखा था। राजे रजवाड़े जो थे वो अंग्रेजों की बात मानते थे। सर क्यों? क्योंकि राजे रजवाड़ों को उन्होंने, आपने पढ़ा था ना 1861 में नामांकन करके कहाँ बिठाया था? अपने बगल में बैठाया था ना विधान परिषद में, वो लोग तैयार थे। तो गांधी जी ने कहा देख अभिषेक, पूरे भारत के अंदर रजवाड़े हैं और प्रांत हैं, अगर ये दोनों मिलके एक हो जाएंगे तभी भारत में हम आज़ादी की मांग कर सकते हैं। क्योंकि जब जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत भगाने की बात होती थी तो वहाँ ब्यूरोक्रेट्स थे। ऐसे हमारे यहाँ भी काले अंग्रेज बैठे हुए, जब तक कि काले अंग्रेज भी जो भारतीय उनके साथ नहीं विलय करेंगे तब तक काम नहीं होगा। खैर ये तो था थ्योरी साइड, अब तुम समझो प्रैक्टिकल, वो ज़्यादा आसान। सर जो 16 से 60 संख्या की गई थी वो रजवाड़ों के मतलब राजाओं की व्यवस्था में थी या एग्जीक्यूटिव? तो सर हमें जो शामिल किया गया था राजा को तो 3 ही थे, बस वो 3 थे। उसके बाद फिर हमने इनडायरेक्ट नॉमिनेशन अप्रत्यक्ष नामांकन की बात करी थी। इसमें यूनिवर्सिटी ट्रेड कॉमर्स के लोग वोट देने लगे थे। 1909 में वो लोग खड़े भी होने लगे थे और चुनाव पहला देखने को मिलेगा 1919। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत? अब समझो गांधी जी ने क्या कहा, देख अब ये सब लिखते चलना बड़े आसान से। गांधी जी ने कहा तुम्हारा इंडिया है कॉलोनी। तो मैंने कहा कौन सी कॉलोनी? आवास विकास कॉलोनी? बोले नहीं, इसका मतलब होता है कि अभी जो भारत है वो है उपनिवेश। तो मैंने कहा गांधी जी थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए भैया, ये उपनिवेश होता क्या है? बोले ध्यान से समझना, जब किसी देश के पास ये जाइए समझना क्या जब एक देश दूसरे देश के ऊपर संसाधन का नहीं, बस मुझे समझा दो, आप कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा लास्ट तक, खुद ही तुमसे क्वेश्चन ले लूंगा डाउट। कॉलोनी का मतलब ये होता है, हाँ कोई बात। कॉलोनी का मतलब होता है कि जब किसी देश के पास लीगल विधिक शक्तियां नहीं होती, पॉलिटिकल, ध्यान से समझना, राजनैतिक शक्तियां नहीं होती हैं और हेड यानी उस देश का प्रमुख राष्ट्रपति या राजा भी उसी देश का नहीं होता है, जो कि कोई बाहरी होता है, जैसे कोई। अब तुम ये कंडीशन फिट कर लो और बताओ भारत उपनिवेश था कि नहीं था? इंडिया कॉलोनी या नहीं? क्या लगता है उल्लास, था या नहीं? क्या हुआ गौरी? अच्छा, गांधी जी ने बताया कि इस समय तुम्हारा इंडिया जो है वो उपनिवेश है। किस बात समझ में आई ये बात? उपनिवेश का मतलब ये है कि हमारे पास ना ही विधिक शक्तियां हैं, ना ही पॉलिटिकल शक्तियां हैं, और हमारा जो हेड है यानी जो प्रमुख है वो भी कोई नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। बोले देख अभिषेक, कॉलोनी से ना हमें जाना है यहाँ तक। मैंने कहा कहाँ तक? ठीक है, गांधी जी ने कहा अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये जो कॉलोनी है ना बनी हुई पूरी, इसके अंदर हमें क्या करना है, ये वाली जो हेड वाली चीज है इसको एलिमिनेट करना है, ये चाहिए, तभी तो सीक्वेंस उल्टा होगा। ये भी भूल जाओ, इस पे आओ। गांधी जी ने कहा कि कॉलोनी को खत्म करने के लिए हमें बनना होगा संघ, फेडरेशन। समझते हो? जब आपस में दुश्मन और ये वाला दुश्मन मिलकर दोस्त हो जाए, यानी कहने का मतलब जब दो राज्य आपस में विलय कर ले, जब दो लोग आपस में ब्याह कर ले, शादी कर ले, समझ गए ना? तो उसे फेडरेशन कहते हैं। संघ करना, जुड़ जाना, मिल जाना, सम्मिलित हो जाना, इसका उल्टा डिवोर्स। तो फेडरेशन माने संघ। तब गांधी ने बताया कि देख जितने भी प्रांत हैं और जितने भी राजाओं की रियासतें हैं उन दोनों को जुड़ के एक भारत बनाना पड़ेगा, जिसे बोलेंगे हम एक संघ। बात आई समझ में? ये गांधी जी ने समझाया। तीसरी चीज गांधी जी ने कही कि जब तुम्हारा उपनिवेश संघ में बदल जाएगा तब हम कहलाए जाएंगे डोमिनियन। इसका मतलब होता है अधिराज्य। मैंने कहा ये क्या होता है? बोले अधिराज्य का मतलब अब तेरे पास लीगल पावर आ गई, पॉलिटिकल पावर आ गई, और तेरा जो हेड है ना वो अभी भी कोई रहेगा। यहाँ लीगल पावर नहीं थी, पॉलिटिकल पावर नहीं थी, हेड तब भी दूसरा था, लेकिन डोमिनियन के नाम में लीगल पावर मिल गई,
पॉलिटिकल पावर मिल गई, लेकिन हमारा जो प्रमुख है यानी राष्ट्रपति नहीं है, कोई राजा या भारतीय नहीं है, वो अभी भी कोई नहीं है। और जब यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे तब हम बनाएंगे अपना संविधान और हम डिक्लेयर कर लेंगे खुद को स्वतंत्र, और स्वतंत्र कहलाता है संप्रभु यानी इंग्लिश में सोविन। ये चार्ट डिट्टो तुम्हारी कॉपी में बना होना चाहिए। अगर ये मेंस में डाल के आओगे तो वो समझ जाएंगे कि तुम्हारा इंडियन इंडिपेंडेंस का ड्रीम क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो लोग नहीं समझ पाए, ठीक है? पूरा ये बना लो, दोबारा रिपीट कर दो, ठीक है? गांधी जी ने बताया कि पूरा भारत दो चीजों में विभाजित है। पहले एक तरफ है राजे रजवाड़े, वही तुम्हारे होलकर, सिंधिया, राजा पटियाला, महाराजा को अपनी छोटी छोटी रियासतें लेके बैठे थे, ठीक है? 10-10 बीघा खेत में। उन्होंने ये बताया कि राजे रजवाड़े जो है 10 बीघे का मतलब ये छोटी सी रियासत होगी। अब यहाँ से लेकर नौमा तक एक रियासत होगी, क्या करोगे? चलो, उन्होंने ये कहा कि राजे रजवाड़े जो हैं, हमें अंग्रेजों को हमेशा से एक बात पता थी क्वीन को कि राजे रजवाड़ों को कंट्रोल अगर कर लोगे तो भारतीय कंट्रोल में रहेंगे। क्यों? क्योंकि राजे रजवाड़ों ने 1858 वाला युद्ध देखा था, भैया लड़ा था 1857 वाला। तो क्वीन ने सभी राजाओं को और जो रजवाड़े थे उन क्षेत्रों को दे रखा था सुज़ेरेनिटी, अधिपत्य। उस अधिपत्य का मतलब ये था कि तुम्हारी मिलिट्री और विदेशी सेवाएं हम देखेंगे, उसके अलावा तुम्हें अपने रियासत में कुछ भी करना है करो। बात आई समझ में? अब युद्ध चलाना है चलाओ, अपनी निजी कोचिंग चलानी है चलाओ, कोई एक अकेडमी है दिल्ली में घटिया से, चलो ठीक है चला नहीं ठीक है, बड़ा है दिल्ली में लेकिन नाम नहीं लेना चाहिए। चलो तुम्हारे घर पे बल्ब नहीं है क्या विशेष कंपनी का? उसके बाद ध्यान से रखो, तब गांधी ने बताया कि भैया देखो राजे रजवाड़े वाला मामला ये है, प्रांत का सिस्टम ये है, प्रांत में जो लोग हैं भोले भाले, उनके पास खुद की विधि बनाने का अधिकार नहीं, उन्हें पता ही नहीं हमें करना क्या है, तो हम उन्हें देंगे स्थानीय स्वशासन कि तुम जिस प्रांत में रह रहे हो उस प्रांत का विकास करो, ठीक है? जब लोग विकासशील होने लगेंगे, राजे रजवाड़े अपनी सुज़ेरेनिटी छोड़ देंगे और सब मिलके एक साथ आएंगे, तब मिल जाएगा भारत। और तब हम कहेंगे कोई इनसे कि हमें अपना संविधान बनाना है, हमें आज़ाद घोषित कर दो, सीधी सी बात। तो गांधी जी ने कहा अब इसको 4 चरणों में समझो। अभी तुम उपनिवेश कॉलोनी, ये उपनिवेश शब्द तुम्हें स्पेक्ट्रम में बहुत मिलेगा, क्योंकि क्या हुआ, ज़्यादातर लोग यही जानते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स में लिखा होता है कि अंग्रेज आकर के भारत को कॉलोनी बनाते हैं। तो फिर सर स्लेव क्यों नहीं बनाते? कई जगह हमने पिक्चरों में पढ़ा है कि भारत गुलाम था, गुलाम नहीं था। तुम्हारे पास कुछ अधिकार थे, लेकिन गुलाम राज्य के पास या गुलाम देश के पास कोई अधिकार नहीं होते, इसलिए हम स्लेव नहीं कहलाए जाते। उन्होंने हमें कॉलोनी बनाया, उपनिवेश बनाया। तब गांधी जी ने कहा उपनिवेश का मतलब ही होता है जब ना तो तुम अपना लॉ बना सकते हो, ना तो तुम्हारे पास विधि शक्तियाँ होती हैं या बहुत कम होती हैं, लेकिन तुम्हारा जो हेड है, प्रमुख है, वो कोई और होगा, तुम्हारे भारत का व्यक्ति नहीं होगा, तुम्हारा राजा कोई नहीं होगा। भारत के राष्ट्रपति जैसे आज तुम देखते हो, इससे पहले कई देशों में देखते हो वहाँ के राजा चल रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा इसे क्या बोलते हैं, बोले उपनिवेश। फिर बोले गांधी जी जब अगर उपनिवेशता से हम आगे आए, यानी राजे रजवाड़ों ने सुज़ेरेनिटी अधिपत्य छोड़ दिया और हर प्रांत में स्थानीय स्वशासन पहुँच गया, तो हम इसको जोड़ करके बना लेंगे एक, और एक होने को कहते हैं संघ, यानी कि फेडरेशन। फेडरेशन के बाद गांधी जी ने कहा कि जब हम संघ बन जाएंगे तो हमारे पास संविधान तो है नहीं, इसका मतलब अभी भी हमें किसी देश के राजा या रानी या संविधान के अधीन चलना होगा, उसे बोलते हैं डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब होता है अधिराज्य। अधिराज्य का मतलब तुम पे थोड़ी बहुत लीगल शक्तियाँ बनाने की बात आ जाएगी, पावर भी आ जाएगी, लेकिन तुम्हारा जो पूरे देश का मुख्य प्रमुख व्यक्ति होगा वो अभी भी कोई नहीं होगा, यानी अभी भी तुम्हें राष्ट्रपति नहीं मिला। मैंने कहा अच्छा, फिर लास्ट में गांधी जी ने कहा कि हम 2 साल 11 महीने 18 दिन में एक संविधान तैयार कर लेंगे और संविधान में तिथि लिखेंगे, जिस तिथि के तहत हम घोषित कर देंगे कि आज से हम स्वतंत्र। तो ये था गांधी जी का रोड मैप। अब ध्यान से समझो, इंटरेस्टिंग पॉइंट। कोई बता सकता है 1919 के आसपास लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर कितना है? अब मुझे बताओ। 16%। और कोई ट्राई करेगा? और कोई 0.2%। जरा सोच के देखो। नहीं, ये तो आप बहुत कम चले। क्या सुबह सुबह विकिपीडिया पे यूपीएससी के रिजल्ट का वो पढ़ा है 0.1 से 0.2%, उसमें इतना इंडिया नहीं गलत है। हाँ बताओ, मेरा सवाल आपसे ये है फिलहाल कि उस समय 1919 के आसपास, या ऐसे ले लो कि 1909 से 1919 के बीच भारत में साक्षरता दर कितना? अब थोड़ा और क्यों आगे? 1947 में थी। उस समय 2 से 3% की साक्षरता दर है। ये मैं बुक से बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड बुक से, खुद मैंने देखा। 2 से 3% पढ़े लिखे लोगों को, मैं तुम्हें पिछले कम से कम
आधे घंटे के आसपास से ये समझा रहा हूँ कि कॉलोनी क्या होती है, संघ क्या होती है, फेडरेशन क्या होता है, डोमिनियन क्या होता है, इंडिपेंडेंस क्या होता है। गला अपना चिपवा रहा हूँ, उसके बावजूद भी तुम में से 50% क्लास दीवारें देख रही है, प्रोजेक्टर देख रही है, उंगलियां देख रही है, इंस्टाग्राम देख रही है। गांधी जी ने 2 से 3% लोग ही जो काका दादा ABCD जानते थे, उन्हें ये कैसे समझाया होगा। ये रोल था गांधी जी का। सोचो आप, बता कैसे समझाया होगा गांधी जी ने। जरा इस बात पर जोर डालो कि उस समय 2 से 3% लोग जिन्हें कुछ पता ही नहीं था कि हमारे भारत में चल क्या रहा है, इतना पता चल गया था हम गुलाम हैं, उन्हें गांधी जी ने ये समझाया कि तुम्हारी मांग ही गलत है, तुम्हें सबसे पहले कॉलोनी का दर्जा खत्म करना है और सबसे पहले हमें बनना है फेडरेशन। इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि गांधी जी इतना बड़ा एक डब्बा लेके और क्या करते थे, चंदा इकट्ठा करते थे हर आंदोलन के लिए, और उनके साथ उनके जो व्यक्ति थे वो राजे रजवाड़ों के पास जाकर के मनाते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टोरी सुनी है ना, उनका बहुत बड़ा हाथ है निजाम ऑफ हैदराबाद ये सबको विलय करने में। उसके साथ उनके साथ मेनन भी थे। कौन से मेनन थे, पढ़ा किसी ने उनके बारे में? पढ़ना नाम मेनन साहब पढ़ा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, गांधी जी ने कहा तुम्हें इसमें कुछ नहीं चेंज करना है, तुम्हें जो भी चीज करनी है फेडरेशन में करनी है। अब 1909 में तुम्हें संघ की मांग दिखाई देगी, क्योंकि कॉलोनी तो तुम हो। 1919 में गांधी जी ने कहा कि अब तुम भारत को एक संघ यानी फेडरेशन बनाने की मांग करो। तो जो जो चीजें भारत को एक संघ यानी फेडरेशन बनाने के लिए चाहिए होती हैं, अब हम वो डिमांड करेंगे। इसलिए तुम्हें 1919 में सारी चीजें लिखेंगी। क्लियर हुआ करते हैं? थोड़ा बहुत समझ आया? आज 1947 में खत्म करेंगे हर हाल में, चाहे भले आधे घंटे इको की क्लास लेट करवाऊंगा। ये सही है। हाँ तो और तेज बोलो, और सही। ये सही है। हाँ और कोई पीछे बताओ, कुछ कह रहे हो? हाँ कोई डाउट हो तो पूछ लो। मुझे तो लगता है ये भूखे लाना चाहिए। चलो अब देखो भैया, गांधी जी ने तुम्हें समझा दिया कि हमें बनना है संघ। इस संघ का मतलब राजा प्लस क्रांति इज इक्वल टू आजादी, ठीक है। नॉट JNU वाली आजादी, हमें चाहिए आजादी है, ठीक है। तो एक दिन बजाज ने मुझे फोन किया, और बजाज अक्सर करता रहता है फोन, ठीक है, लेकिन मैं उठाता नहीं। तो एक दिन मुझे बजाज ने फोन करा, बजाज ने कहा सर मैं आज़ाद हो गया। आज़ाद? मैंने कहा कैसे आज़ाद कैसे हो तुम ऐसे? बोले आज पापा ने घर से निकाल दिया, अब मेरे को कोई चिंता नहीं है, ठीक है, अब मैं आज़ाद हूँ। थोड़ी देर के बाद बजाज मेरे घर के बाहर खड़े थे, करीब 4 घंटे हो गए। फिर मैंने पूछा अरे आज़ाद भारत कहाँ घूम रहे हो तुम, मतलब आज़ाद बाजार? तो बजाज बोले सर भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल जाएगा। मैंने कहा क्यों, उन्होंने कोई खाना देने को तैयार नहीं है? बोले सर खाना देने को तो तैयार है, लेकिन पापा ने खाने के बदले अब कुछ शर्तें मांगी है। मेरी बात समझना। मैंने कहा क्या शर्तें मांगी है? बोले उन्होंने शर्तें ये कहा है कि हम तुम्हें 6 रोटी तो देंगे सुबह के नाश्ते में, लेकिन बदले में तुम्हें डेली 10 किलो जो गेहूं का कट्टा है ये रख के तुम्हें दूसरी जगह पहुंचाना पड़ेगा। मैंने कहा और मांगूंगा सर, इससे तो मुझसे पहले तो बढ़िया थे। तो बाजार ने कहा कि सर क्या आज़ादी की कोई कीमत हो सकती है? आज़ाद तो व्यक्ति बचपन में जब पैदा होता है तब भी होता है, लेकिन ये बात 1919 में तुम पर लागू नहीं थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस आज़ादी को शर्तों के बिहाफ पर ही मांग रही थी, इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कभी डायरेक्ट आज़ादी मांगी नहीं कि हमें एक कॉलोनी, फेडरेशन, डोमिनियन, इंडिपेंडेंस तक सीधे पहुंचा दो। वो हमेशा ये कहते थे कि हमें थोड़े अधिकार दे दो, तुम हमें इस वाले संसद में बैठा लो, इसमें भी बैठा लो। और अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, उन्हें पत्र लिखो, दिल बना के भेजो, वो भी बदले में डबल दिल बना के भेजिए, और वो उल्टा कर देते थे। इनफैक्ट इससे ज्यादा बुलशिट और बेकार चीज क्या हो सकती है कि हम लेटर लिख के कह रहे हैं कि परसों हम क्लॉक टावर पे जाके धरना करेंगे, तुम हमारी मांगे पूरी करो। तो अंग्रेज पहुंच जाते थे भैया पुलिस लेके डंडा लेके के मांगे पूरी करते थे, चटाचट चटाचट, मतलब हर चीज प्रार्थना की तरह करेंगे। इसलिए आपने सुना होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो प्रार्थना करके प्यार और मोहब्बत से मांगती थी। और सूरज स्प्लिट क्यों हुआ था? क्योंकि भैया एक गरम दल था, एक नरम दल था 1907 में। गरम दल ये कहता था ये प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, जाओ डंडा लेके और अंग्रेजों के ऊपर बरसाओ। तो ऐसे में जो लाल वाल पाल थे उन्हें 1907 में अलग कर दिया गया। तो ये सारी स्टोरी तुम लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे, ट्यूशन में टीचर में पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है फेडरेशन की। गांधी जी ने कहा कि तुम्हें संघ बनाना पड़ेगा, और लिखो संघ में जो प्रिंसली रजवाड़े स्टेट से, गांधी जी ने कहा उन्हें खत्म करनी पड़ेगी सुजेरेनिटी, यानी अंग्रेजों के ऊपर जो भैया आधिपत्य लगाया है अंग्रेजों ने, राजे रजवाड़ों को फैसिलिटीज दी हैं, ठीक है, 2 BHK 3 BHK रूम विद इंटरनेट फैसिलिटी, वो सब वापस लेना पड़ेगा, वरना फिर कोई भी राजा रजवाड़ा जो है वो भारतीयों के साथ खड़ा नहीं होगा। और ऐसा हुआ भी।
ठीक। फिर गांधी जी ने बताया कि अब हमें संघ बनने के लिए अगला जो स्टेप मूव करना है वो प्रांत है। तो गांधी जी ने कहा देख प्रांत में ना लाना पड़ेगा स्थानीय स्वशासन। मैंने कहा स्थानीय स्वशासन क्या होता है गांधी जी? उन्होंने कहा बेटा इसमें दो चीजें और आती हैं। इसमें सबसे पहले आता है शक्तियों का पृथक्करण यानी डिवीजन ऑफ पावर, और दूसरी चीज आता है जिसे तुम बोलते हो द्वैध सदनीय व्यवस्था या द्वैध सदन बाई अब तुम्हें 1919 समझने में आसानी होगी, वरना उसमें डायरेक्टली तो देखो कि लिखा है कि बाई कैमरलिज्म केंद्र में आ गया, दायाची राज्य में आ गया, ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब आए ये चीज लिख लो, फ्लो चार्ट से याद रहता है। समझ पा रहा थोड़ा बहुत गांधी जी आया समझ में? इधर पीछे समझ में आया तो बताना, ठीक है? यहाँ पढ़ने आए पिक्चर देखने, भाई की पिक्चर चल रही है, वो क्या है सलमान खान का डायलॉग, दिल में आता हूँ समझ में नहीं, मेरा उल्टा है, अखबार में आता हूँ समझ में नहीं, निकल जाता हूँ। क्या कर रहा चल रही था तुम उसी कोचिंग में पढ़े हो लग रहा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ द्वैध सदनी मतलब आज जो तुम संसद के अंदर दो सदन देखते हो, एक उच्च सदन एक निम्न सदन, विच इज कॉल्ड लोकसभा राज्यसभा, यही मांग रहे थे। स्थानीय सुशासन का मतलब कि तुम अपने उत्तर प्रदेश में दोनों हाउस देखते हो, विधानसभा और विधान, यही तो वो मांग रहे थे, यही तो ममता बनर्जी मांग रही है, दे दो हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल, दे ही नहीं रहे तो। सर अगर इस समय हम आजाद मतलब इस समय हम आजाद नहीं है हम, मतलब इस समय हमारे पास अंग्रेजों का शासन होता है, हाँ क्योंकि अब जोक्स का टाइम आ रहा है, अब क्विज का टाइम आ रहा है, तो इसलिए तुम्हें जितना बोलना था बोल चुके हो। हाँ तो हमारे साथ इस समय क्या क्या बैन किया जाता है, इंटरनेट बैन किया जाता, इंटरनेट होता ही नहीं अगर मतलब आज का दौर होगा, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है तो नहीं सोच सकते, इसलिए नहीं सोच सकते क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इंग्लैंड हमें पूरा शासन करके छोड़ के चला गया, जबकि वो गया ही था, तो हो सकता है कि हमारी स्थिति इतनी खराब होती कि नेपाल कब्जा कर ले, कोई भी और देश कब्जा कर सकता है, ये भी तो हो सकता है। और बैन की तो बात छोड़ो, वो लोग ये मानते थे, आपने पढ़ा होगा श्वेत व्यक्ति भार पड़ा किसी ने, व्हाइट मैन बर्डन, अंग्रेजों की इतनी घटिया मानसिकता थी, वो ये कहते थे ठीक है ये सब लोग जो है भैया ये जो काले हैं इन्हें ईश्वर ने काला पैदा करा, क्योंकि उन्होंने अफ्रीका को भी कॉलोनी बनाया था, क्यों बनाया था? वो मानते थे कि हम गोरे और श्वेत व्यक्ति हैं, जो ये काले व्यक्ति हैं ये अपवित्र हैं, हम जाएंगे और हाले लूलिया बोल करके भैया वो अपना छिड़केंगे पायस जल और सबके सब पवित्र हो जाएंगे। इसलिए हमने इन पर कभी राज नहीं करा, हमने गुलाम नहीं बनाया, हम तो इन्हें पवित्र करने गए थे, हमने इनके रेल की पटरी बिछाई जिससे हम सोना करके ले जा रहे थे, वो इसलिए ले जा रहे थे दुष्ट थे, ये उसका क्या करते, हम पवित्र लोगों के पास सारा सोना होना चाहिए, और ये था भी एक टाइम में दुनिया का सारा रिसोर्स इकट्ठा भी वो कर रहे थे, आपको पता होना चाहिए कि वो कंट्री अपनी वेल्थ बढ़ा रहा था जिसके पास सबसे ज्यादा क्या था, गोल्ड था, सिल्वर था, रिसोर्सेस। तो जब इतिहास पढ़ोगे ना तो अंग्रेजों से नफरत करनी चाहिए जो कि है, लेकिन यही नहीं, अब तुम्हारे दिल्ली को टाइगर रिजर्व में देखने आ रहे हैं जॉन, तो तुम अल्लाह के मार रहे हो, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी कोई बात, वो कहेगा मैं तो फ्रांस का हूँ, मैंने तुम्हें कभी कॉलोनी बनाया ही नहीं, तो हर अंग्रेज को तुम ब्रिटिशर मत समझो, ब्रिटिशर अलग थे, पुर्तगाली अलग थे, ठीक है, तुम अंग्रेज का मतलब अलग ही समझो। वैसे उन्होंने 53 देशों को कॉलोनी बनाया था, उपनिवेश बनाया था, और वो 53 देश जो है वो आपस में आज साथ मिलके एक गेम खेलते हैं जैसे कॉमनवेल्थ गेम खेलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम की यही घटना है, जिन जिन देशों देशों बंटवारा केवल हमारे देश का क्यों? वो तो विद रिस्पेक्ट मोहम्मद अली कदा मोहम्मद अली सॉरी आई एडमायर आई अपोलोजाइज, ठीक है, जो मतलब ही वाज अ वेरी गुड लीडर, ठीक है। नहीं इसमें सर कांग्रेस का भी हाथ था, इसमें कांग्रेस का हाथ, अब ये पाँव वो तो छोड़ो, ये सब थ्योरेटिकल मूव है, लेकिन फिलहाल इसमें मुस्लिम लीग का पूरी तरीके से समर्थन था, और मुस्लिम लीग से ही बातचीत करने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना को पढ़ने के दो तरीके, एक मोहम्मद अली जिन्ना को जब भारत आज़ाद हो रहा है 1935 से पहले पढ़ो कुछ और था, 1935 के बाद मोहम्मद अली जिन्ना कुछ 1935 वाले के मैं इतना सम्मान करता हूँ कि विद रिस्पेक्ट में पैर भी छू सकता हूँ, और 1935 वाले के दोनों पैर ये भी छू सकता हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना तो वही वाली आवाज़ हो जा सकती, वीडियो नहीं देखी तुमने कि तुम उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकते, तुम बन गए IAS ऑफिसर फॉरेन सर्विसेज, अब तुम गए पाकिस्तान, पाकिस्तान का आज़ाद दिवस है तो तुम्हें तो गुणगान करने पड़ेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना वर्ड वॉज ग्रेट पर्सनैलिटी, बहुत बढ़िया थे, तब बुराई तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी बुराई की वजह से दोनों बॉर्डर पे टेंशन हो जाएगी, तब अरुण आगे आएंगे, आदमी बढ़िया था बटवा दिया तुरंत कहेंगे AK-47 इधर ही घुमाओ,
तो हमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं ऑन कैमरा कभी भी नहीं बोलता, पीठ पीछे भी नहीं बोलता हूँ। ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। चलो आगे। नाउ अब 1919 को सभी को पता होना चाहिए, कहते हैं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। अच्छा, इसका नाम मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म क्यों रखा? क्योंकि मॉन्टेस्क्यू जो है वो उस समय सचिव था, सेक्रेटरी, और चैम्सफोर्ड भारत के अंदर वाइसरॉय। सेक्रेटरी का सर ऑफिस भारत में कहाँ पे था? भारत के अंदर नहीं था, उसका था ब्रिटेन की संसद के अंदर। क्लियर है? अब 1919 में समझो सबसे पहले भारतीय, क्योंकि अब गांधी जी आके बता चुके हैं कि तुम्हें स्थानीय स्वशासन चाहिए, तो 1919 की तुरंत लिखो, सबसे पहली मांग थी इस एक्ट में, जो मांगा गया और जो मिला, इस तरीके से लिखना, ये हमने डिमांड किया और ये हमें मिला। सभी लोगों ने मांगा सेल्फ गवर्नेंस। सेल्फ गवर्नेंस यस, यानी स्वयं का स्वशासन। अरे इसी को क्रांति कह सकते हो, जब तुम्हें खुद ही शासन करने का रूल मिल जाएगा तो अपने राज्य में ही तो करोगे ना। सबसे पहले क्यों मांगा? सेल्फ गवर्निंग, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा ये मैं भी बताऊंगा। इसके बाद जो क्वीन थी उसने भारतीयों की संख्या बढ़ाने पे ज़्यादा बल दिया। क्यों ज़्यादा बल दिया? क्योंकि 1919 से पहले एक ऐसी घटना हो गई थी जिसकी वजह से इस 1919 पे बहुत प्रभाव पड़ा और अंग्रेजों को हमारी कुछ मांगे पूरी करनी पड़ी। वो घटना थी 1914 से 1918 का, समझ गए? जब ये वर्ल्ड वॉर हुआ तो तुम्हें सभी को पता होगा ना कि इसमें अलाइड पावर्स और ये सारी सब उसमें नहीं आएंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, बहुत डीप हो जाएगा। मेरे बस कहने का अर्थ इतना है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो सभी को पता है कि भैया ब्रिटेन था एक तरफ, और ब्रिटेन ने भारतीय सैनिकों को प्रथम विश्व युद्ध में अपने आप ही शामिल कर दिया बिना पूछे। और जब शामिल तो किया ही किया, उसमें जितने भी लोग थे जो शामिल हुए वो इस उम्मीद से शामिल हुए थे कि इन लोगों को हमें दया आई या इन्हें लगेगा हमने इनका साथ दिया और ये हमें आज़ाद कर देंगे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को जब वो भगा सकते हैं तो भैया कोई तुम्हारी कौन सी सगी होगी? पूरी पूरी कंपनी खा गई जो उसी के यहाँ से बनी थी, तो इंडियंस की मदद करेगी क्या? इसलिए क्वीन ने इन्हें दे दिया धोखा। और इतना ही नहीं, ये जो पूरा धोखा दिया था, इसी के दौरान बहुत सारे मूवमेंट भी चले थे, जैसे खिलाफत मूवमेंट वगैरह ये सब चले थे। तो सुनिए ना स्टोरी कि तुर्की के अंदर जो उनके खलीफा थे उनके लिए कह दिया था कि हम मतलब तो उन्हें छोड़ देंगे, बंदी बनाया था, बाद में उनको फांसी दे दी थी, तो खिलाफत आंदोलन भी मुस्लिम ने शुरू कर दिया है। हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। तीसरी चीज देखो, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज डिमांड हमने करी कि अब हम बनाएंगे फेडरेशन संघ, ठीक है। क्योंकि ये और ये हमें किसने बताया था? गांधी जी। गांधी जी बहुत सारा लॉयर, वो भी वकील थे, बैरिस्टर, लंदन से पढ़ के आए थे। यस, ठीक है। और अगली बात गांधी जी ने फिर कही थी कि भैया दोबारा मांगो द्वे सदन, यानी जिसे हम कहते हैं बाई कैट में रीडिज्म। लेकिन ये कहाँ मांगो? प्रांतों में। प्रांत का मतलब हर राज्य के पास 2 सदन होने चाहिए। आज से 6 ही राज्यों के पास बचे हैं 2 बाकी होंगे। पहले जम्मू कश्मीर को खत्म कर दिया गया, ठीक है। जब आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको कि विधानसभा विधान परिषद क्या होता है, अनुच्छेद 169, तब आपको अच्छे से बताऊंगा कि इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं। अभी तो हमें सिर्फ समझना, बजाज ये समझ में आ रही। आप देख रहे हैं गांधी जी का प्रभाव, देख रहे हैं ना। अब उसके बाद अगली चीज और लिखो, हम लोगों ने यहाँ पर एक और चीज भी मांगी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, आग्रह करा कि जितने भी प्रिंसिपल स्टेट हैं वो यहाँ पे सूज़रेनिटी छोड़ दें। तो ये भी लिखो, आधिपत्य छोड़ने की मांग। क्योंकि अभी देखना, ये जो राजा रजवाड़े हैं ना, ये राजाओं के लिए था आदेश कि राजाओं तो भैया सूज़रेनिटी छोड़ दो। लेकिन अभी देखना, राजाओं की सूज़रेनिटी तो छूटेगी नहीं, बदले में नरेंद्र मंडल बन जाएगा। सुना नरेंद्र मंडल क्या होता है? आरबीआई। नरेंद्र मंडल राजाओं को खुश करने के लिए अलग से पॉलिटिकल सिस्टम बनाया था। अब पढ़ेगा, ठीक है। आप ध्यान से सुनना कि तुमने मांगा ये और तुम्हें मिला क्या। ये सारी चीजें जो थी 1919 में हमने मांगी थी, और अब देखो तुम्हें अंग्रेज जो है, कोई जो है वो क्या लॉलीपॉप देके जाती है, ध्यान से सुनना, ठीक है भैया। ये बना लिया, साफ कर दो। चल अब अरे एक मिनट, हाँ नहीं रेस नहीं कर रहा मैं, उसमें लिखने जाता हूँ। इस बार यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ इसमें समझना है फिर पूछो, ठीक है। बार बार पूछो, तुम्हारा हक है। 2000 रुपये
ठीक है, 8.5 के साथ है। क्या हुआ? नहीं, सबको पता ही, कुछ तो बच्चे भी हैं जो रिज्यूम लगाएंगे अपने साथ। बोले जब सर पढ़ा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन ये अच्छी बात है, मैं तो यही कहूँगा कि एग्जाम निकालो और वहाँ से यहाँ तक पहुँचो। यहाँ तक का सफर बहुत अच्छा है। तुम लोग की सारी हरकतें दिखती हैं इंस्टाग्राम नाखून चबाते हुए और अपनी नोज को अच्छे दोनों उंगलियों से क्लोज साफ करने का हुनर, उसके बाद हल्के से सर बिस्किट इसीलिए सर तुम्हारे हाथों से भी चीज लेना पसंद नहीं करते, सिर्फ पैक आइटम खाता हूँ। जू में लिखा होता ना कि जानवरों को फल फ्रूट ना दे, मुझे लगता है जानवरों के साथ में तुम्हारा सब चला जाएगा, इसलिए जानवर पहले ही अवेयर। चल, अब जब हमने सेल्फ गवर्नेंस मांगी, हमने कहा स्थानीय स्वशासन दे दो, तो ध्यान से समझना, अंग्रेजों ने हमें दिया दायाची, इसे पढ़ा जाता है और ये दिया भी कहाँ? प्रांतों में। प्रांतों में ही तो मांग रहे हैं। हम प्रांत में मांग रहे थे दायाची जैसा कुछ भी नहीं। हम मांग रहे थे, क्या मांग रहे थे? स्थानीय स्वशासन। दायाची स्थानीय स्वशासन नहीं है। द्विज सदन भी नहीं है दायाची। कंफ्यूज मत हो, इसीलिए मैंने कहा मैं लिख देता हूँ, बात आई समझ में। अब आप कंपैरिजन भी देखिए अच्छे से समझो। पीछे आपको समझ में आ रहा है कुछ क्या चल रहा? देखा मृदा कितने प्रकार की होती है। देखो, नवी प्रकार की मृदा होती है, नाली मृदा होली वाली। होली में तुम लोग सारी मृदा मिला के नाली में हाथ डाल करके अपने दोस्त के ऊपर मिट्टी छिड़कते हो। सबसे जुकाम हुआ है आप लोगों ने माइक और वो स्पीकर। चलो, आवाज तो पीछे तक आई रही है। मजाक वो सुनाई दे रहा सब नहीं? चलो अब समझो। तो सर ये दायाची क्या था? दायाची, अब भैया दायाची समझ लो। द्विशासन क्या था? हमने कहा कि हमारे राज्य के अंदर तुम्हें भैया विधानसभा, एक विधान परिषद दे दो, द्विज सदन दे दो, ताकि हम अपने राज्य का विकास खुद कर सकें। इसे ही बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने तुम्हें स्थानीय स्वशासन तो नहीं दिया, पर तुम्हें हमाम साबुन दिखा करके सस्ते साबुन से नहला दिया घड़ी से। कैसे करके देखो। उन्होंने कहा कि हम बनाएंगे दायाची, और दायाची में 2 तरीके की सूचियां बनाएंगे। इसे लिख लेना, सूची। भैया सूची एक थी ट्रांसफर्ड, और ट्रांसफर्ड को बोलते हैं हस्तांतरित। क्या? हस्तांतरित। दूसरी होती है रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है आरक्षित। अब कमाल की बात सुनो, किसी प्रांत को अगर तुम ज्यादा शक्तियां दे दोगे तो वो प्रांत अपना डेवलपमेंट खुद कर लेगा। अब तुम्हें समझ में आएगा दिल्ली और दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर का विवाद। असल में दिल्ली ना तो पूरी तरीके से यूटी है और ना दिल्ली पूरी तरीके से राज्य है। उसकी समस्या बाद में समझेंगे। इधर आओ, क्या हुआ? दायाची का मतलब प्रांतों से बोला गया कि देखो, अब तुम्हारे यहाँ दीवार गिर गई, मरम्मत करवा लो, तालाब खुदवा लो, बिल्डिंग बनवा लो, शादी ब्याह बारात के लिए बारात कर ले लो, तुम्हें जो छोटे मोटे काम करने हैं वो तुम सारे काम कर लो। उसमें तुम्हें किसी वाइसरॉय की, किसी क्वीन की, किसी संसद की अनुमति नहीं चाहिए। लेकिन बड़े बड़े काम जैसे पुलिस, मिलिट्री, राजनीतिक व्यवस्था, ये सारी की सारी चीजें जो है वो इस सूची में डाल दी गई, और इस सूची पे तुम्हें अनुमति लेनी होगी। गाय का स्वशासन, तुम अपने यहाँ खाली पुताई करवा रहे हो, दिवाली पे झालर लटका रहे हो, और तुम्हें बड़े बड़े काम करने हैं तो वो तुम्हारे दायरे में आते ही नहीं है। जबकि इंडिया में आज के समय पर जो लिस्ट है वो बिल्कुल क्लियर कट है। अनुसूची 7 में है ना, केंद्र की सूची, राज्य की सूची, समावर्ती सूची है ना, अनुच्छेद 246 भी उसके साथ पढ़ा जाता है। उस सूची में क्लियरली है कि केंद्र इन विषयों पर विधि बनाएगा, राज्य इन विषयों पर विधि बनाएगा। जब दोनों लोग मिलकर किसी विषय पर विधि बनाते हैं वो समावर्ती होती है। जैसे शिक्षा, अगर हम मिलिट्री की बात करें तो मिलिट्री केंद्र के पास है। बात आई समझ में? अब उस समय हमने इनसे कहा कि तुम हमें स्थानीय स्वशासन दे दो। इन्होंने हमें ये पकड़ा दिया लॉलीपॉप सूची, और इस सूची में भी इन्होंने क्या खेल कर दिया कि हम तुम्हें छोटे छोटे काम दे देंगे। समझ गए? छोटे काम अपने लिए छोटे काम का मतलब बिल्डिंग बना लो, पुताई करा लो, रंगाई करा लो। सही से थोड़ा और अच्छे से बताइए। यानी छोटे छोटे काम का मतलब कि तुम्हें अपने राज्य के अंदर कोई छोटा मोटा डेवलपमेंट कराना है तो भैया करा सकते हो। लेकिन जैसे 3 बड़ी चीजें यानी मिलिट्री, प्रशासन और राजनीतिक व्यवस्था पे कोई भी बड़ी चीज करानी है
वो सारे विषय अपने पास क्या कर लिए, और जो ट्रांसफर विषय थे, तो अब ये बताओ तुम्हारे राज्य को कंट्रोल कौन कर रहा है? कहाँ मिला तुम्हें स्थानीय स्वशासन? मिल गया? नहीं मिला। सबसे पहली चीज अब समझो, इसे तो मिटाइए। हमने मांगा बाईकैमरलिज्म, द्वैध सदन प्रांत के, जो आज कुछ राज्यों में है, यानी विधानसभा और हाँ क्या चीज, हाँ द्वैध सदन। बोल दोबारा। अच्छा क्या करूँ, तो समझा नहीं आता क्वेश्चन क्या था? हाँ, इस समय 6 राज्यों में सिर्फ भारत में, तो द्वैध सदन मांगा। अब इन्होंने द्वैध सदन प्रांतों में इनसे मांगा था कि जैसे उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गोवा, सब जगह डबल दे दो। इन्होंने बेईमानी कर ली और इन्होंने कह दिया हम ये तुम्हें राज्यों में नहीं देंगे, हम केंद्र में देंगे। इसीलिए 1919 में लिखा है कि बाईकैमरलिज्म तो दिया गया, पर कहाँ गया? सेंटर। और सेंटर का मतलब इनके पास, अब इनके पास था एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव का 1 और 2। समझ गए? बात आई समझ में? सर इसका मतलब इन्होंने केंद्र के अंदर जो सदन था उसे द्विसदनीय बना दिया, लेकिन जो हम राज्यों में मांग रहे थे वहां पे द्विसदनीय व्यवस्था नहीं थी। हमारी हर मांग के अगेंस्ट ही जा रही है। थोड़ा टेक्निकल है, इसे समझना, इसलिए जो कम कंसेप्ट ज़्यादा। ठीक है, बात आई समझ में? समझ में आया? क्या समझ में आया? तो जो हमने राज्य में मांगा था, प्रांतों में मांगा था, लेकिन वो उन्होंने वहाँ ना देके सेंटर को दिया था। वेरी गुड। और जब हमने स्थानीय स्वशासन प्रांतों में मांगा तो उन्होंने प्रांतों में क्या दे दिया उसके बदले? दयाची। और दयाची कुछ नहीं था, दयाची का मतलब 2 सूची, एक भैया आरक्षित, एक हस्तांतरित यानी ट्रांसफर वाली। जितने विषय हैं वो तुम ये रख लो, अपने पास रखो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो बड़े बड़े विषय हैं उसमें 22 राज्य मिलेगा, ताकि राज्य अपना विकास कभी कहीं ना हो। बात आई समझ में? जैसे बेवकूफ बना दिया। अब तीसरी चीज आओ, फेडरेशन। क्लियर कट मना कर दिया, और ये तुम्हें फेडरेशन देखने को मिलेगी 1935 में। तभी तो लिखा है इंडिया, ऑल इंडिया फेडरेशन बन गया। पढ़ते हो ना, ये यहाँ पे सीधे कैंसिल कर दी। अब और स्टेप आगे बढ़ो। द्वैध सदन निपट गया, अधिपत्य निपट गया। अब आती है सबसे जरूरी चीज कि राज्य और जो रजवाड़े थे उनके लिए इन्होंने निकाल दिया, ताकि वो उनसे दूर न चले जाएं, नरेंद्र मंडल सिस्टम। यानी अब जो 3 राजा तो 1861 में देखे थे, उसी तरीके से इन्होंने क्या करा, 22 वाई के पास में एक नरेंद्र मंडल बना दिया। उसके अंदर समस्त राजाओं को बुला करके बड़ा दायरा, सम्मान, रिस्पेक्ट दिया जाता था। अब गांधी जी ने मांग करी कि पूरा भारत एक हो जाए। 1919 में मांगा कुछ, मिला कुछ। तो क्या तुम्हें लगता है कि राजे, रजवाड़े और भैया तुम्हारे प्रांत एक साथ होंगे? नहीं। इसी वजह से 1919 में तुम स्वतंत्र होने से फिर से रह गए, और इसी के रिटेलिएशन में, इसी से गुस्सा करके गांधी जी ने 1920 में लॉन्च कर दिया असहयोग आंदोलन। अब आई कहानी समझ में कि गांधी जी ने 1920 का पंचांग देख के नहीं करा था, आज बुधवार है, आज मैं कर दे रहा हूँ, आज फ्री बैठा हूँ। सर अगर 1919 में अगर आजादी होगा तो हमारा भारत कई प्रांतों में जैसे राजवाड़ों में विभक्त हो ही चुका होगा। तभी तो हमें राजवाड़ों से सुजरेनिटी खत्म करानी थी, लेकिन राजे छोड़ ही नहीं रहते। बड़ी मुश्किल से राजाओं से कहा भैया आधिपत्य छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लेकिन 1919 में अंग्रेज पॉलिसी ले आए नरेंद्र मंडल। और नरेंद्र मंडल में राजाओं को जब बैठाला तो बताते हैं कि भैया उनके स्वागत के लिए बड़ी बड़ी अंग्रेजी दासियां बाइन के इतने बड़े वो लेके आती थी। अब मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा, सर उसका जो मतलब वो था, वो तो वायसराय था। हाँ, वायसराय देखता था सर, वायसराय नरेंद्र मंडल में लाके बैठा था। और 1919 में तुम्हें देखने को मिला पहली बार भारत में चुनाव। इसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे। क्यों? क्योंकि अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब किसी को वोट देने का अधिकार क्या होता है कि उसे पूर्णतः स्वतंत्रता से वोट का अधिकार हो। यहाँ पे वही चीज देखने को मिली कि स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं था। बस इतना कहा गया कि अब ये जो द्वैध सदनीय व्यवस्था की जगह जो दयाची है और जो स्थानीय शासन हमने बनाए हैं, थोड़े बहुत लॉ की पावर जो हमने देना शुरू करी है, वो लोग चुनेंगे अपने प्रांत के लिए या राज्य के लिए लीडर, और ये राज्य के लोग चुनेंगे 22 वाई के इन दोनों शब्दों के अंदर। यानी तुम्हें ये समझना है पहली बार 1919 में चुनाव कराए गए जो कि अप्रत्यक्ष थे। उसमें 2% लोगों ने भागीदारी की, जिसमें से वो जो चुनाव थे पूरी तरीके से फैब्रिकेटेड थे, यानी जिसपे कहा उसी पे वोट दिया गया, तो वो कोई चुनाव नहीं। समझ गए? खाली झांसा था। लेकिन कह सकते हो कि 1919 में चुनाव करा लिया था। और 1909 के अंदर तुमने देखा था कम्युनल सिस्टम की, मुस्लिम को मुस्लिम प्रांत और मुस्लिम लोग ही वोट देंगे। यहाँ पे ये ईसाइयों को भी ले आए, सिख को भी ले आए, एंग्लो इंडियन को भी ले आए।
यानी सर हम पूरे भारत को जोड़ने की बात कर रहे थे, उन्होंने पूरे भारत को 1909 में हिंदू मुस्लिम करा, अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भी बांट दिया, तब 1919 में। सर मतदान करने की तो वही व्यवस्था रही होगी जो 1909 में देखी? बिल्कुल नहीं, मतदान करने की आप व्यवस्था थी, आप प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट, जैसे आपने चुना एक एमएलए। सर जैसे 1909 में हम लोग ने, जैसे उन्होंने दिया था कि क्या कहते हैं, अच्छा, जो ग्रेजुएट थे, हाँ सेम पास या कर दे रहे हैं या वो आप सही थी ना। सेम, तभी तो 2% लोग वोट देने के लिए वो पाए थे। अब सोचो आपकी मम्मी, हमारे नियम में कि 18 साल से ऊपर कोई भी वोट दे दे, उससे पढ़ाई लिखाई मैटर नहीं करता। अब आपकी मम्मी चाहे PhD हो चाहे हाउस वाइफ हो, वो वोट दे सकती है। लेकिन अगर ये नियम ही कर दिया जाए कि ग्रेजुएट वाली मम्मी ही वोट दे सकती है, तो भैया बात ही खत्म होगी। बात आई समझ में? चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आई थिंक बहुत फास्ट तो हम लोग नहीं चल रहे ना, समझ आ रहा है ना सब? अभी आधे घंटे में 1947 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद मैं जब सवाल पूछूंगा आपसे तो आपको सवाल के आंसर देने हैं, ठीक है? घर पे लिखने के लिए दूंगा और लिख के लाना। लेकिन स्टोरी का कनेक्शन सुनते हुए चलो। अगर ये स्टोरी स्लिप हो गई और फ्लो चार्ट नहीं बनाए तो टीचर जो एग्जाम्पल क्लास में देता है तो भी नोट्स में नहीं है, वरना फिर अगर पूजा सभी नोट्स को कोई ना खरीदे, समझे? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, मतलब वो अपनी लाइफ को खुली किताब की तरह लेके चलते हैं ना, ऊपर से ऊपर से। अरे इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं। अब आती है एक और इंटरेस्टिंग चीज वो तुम्हें सीखनी पड़ेगी। चलो भाई, 1919 के बाद अब हम आते हैं 1935 के अधिनियम पे, जिसे कहा जाता है भारत का अग्रिम संविधान। सुना है कभी? भारत का आपातकालिक संविधान सुना है कभी? जब भारत में संविधान नहीं था तो देश इसी को संविधान बना के इसकी पूजा करता था, और ऐसा कहा भी जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से कम 95 अनुच्छेद हूबहू उठा के हमारे भारतीय संविधान 1950 में रख दिए गए। बात आई समझ में? पूजा यहाँ तक कोई डाउट? भूमि साइंस बैकग्राउंड वालों को दिक्कत तो हमारा क्या? अरे मतलब पूछ लो। चलो आप सभी लोग बताओ 1935 से पहले कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हुई? अरे वाह, वेरी गुड साइमन। और अभी देखो तुम सब भूलो, अभी बहुत सी घटनाएं सब लिख के लाए, मैं भूल जाता हूँ। बताओ 1935 से पहले घर में किसका बर्थडे था? है ना सर, बताइए। हाँ बताओ 1935 से पहले कौन कौन सी है? हर चीज के पीछे ऐतिहासिक घटना है। 1919 के पहले विश्व युद्ध था तो 1935 सीधे नहीं आएगा। ये भी पॉलिटी सिर्फ वैश्विक घटनाओं के आधार पर ही निर्मित हुई है। बताओ। अरे बाप, आपने किसने इधर किया था? बोल में ही बोला। चलो आर्थिक मंदी हुई है और बोल में समझ गया ना? 1931 और गांधी इरविन पे सही है, वो भी हम कह सकते हैं गांधी इरविन समझौता हुआ, ठीक है? और कोई हिस्ट्री का छात्र छात्रा जो अपना हाथ आजमाना चाहती हो, बताओ, जगह खाली है। हाँ भैया बताओ। सबने साविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक का आंदोलन, दाढ़ी मार्च। सर उस दिन गांधी ने बालू कटवाए। हाँ और कोई ऐतिहासिक घटना? मजाक, इतिहास पढ़ा नहीं? कम्युनल अवार्ड, रैमसे मैकडॉनल्ड, वो कल भी आपने बताया। और कोई? हाँ बताओ। हाँ बिना गूगल पे देखे बताओ। अच्छा लोग चुनाव लिस्ट हाँ अखिल भारतीय संघ तो बेटा आपने मांगा था, सॉरी तो मैं तो बेटा कहने का मतलब ये है कि मैं अपने चाचा से कह रहा हूँ मतलब बजाज इज अंडर एज बट ही लुक्स ओवर एज। फांसी भी दी बहुत से, इसका मतलब तुम लोगों ने इतिहास पढ़ा नहीं आया था। अखिल भारतीय संघ 1935 में आया था। मैं 1935 के पहले का पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे पहले तुम्हारे पापा का जन्म हुआ था, तुमसे पहले दादा, तुम कह रहे हो सर दादाजी का तो हुआ परसों। बात समझे? अब बताओ और कोई घटना? चलो भैया अब घटनाएं हम करें। यही मैं सुनना चाह रहा था कि तुम बिल्कुल
बिल्कुल खो चुके हो भावनाओं में। 1861 में भारत में मैंने शुरू कर दिया था पुनः विकेंद्रीकरण, जो 1935 तक पूरा हो चुका था। सबसे जरूरी चीज 1773 का केंद्रीकरण पूरा कब हुआ था? 1861 में। और 1833 में, 61 में नहीं, 1861 में विकेंद्रीकरण शुरू हुआ था, जो मैक्सिमम हो गया था, पूरा हो गया था। यानी सर इसका मतलब विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि पूरे भारत में यहाँ भी कोई था, यहाँ भी कोई था, यहाँ भी कोई था, यहाँ भी कोई था, यानी इसकी शक्तियां सेंटर की। ठीक, अब हम जो डिमांड करेंगे उसमें हम तख्ता पलट करेंगे, और उस तख्ता पलट के पीछे की कहानी सुनो। ये बात अंग्रेजी सरकार समझ चुकी थी कि भारतीयों का अब गुड टाइम आ गया, क्योंकि रोज गांधी जी बोर्ड पे लगा के कहते थे अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, उन्होंने तुम्हारा टाइम आ गया। तो गांधी जी की पॉपुलैरिटी इस हद तक बढ़ गई थी, उसके पीछे बैक टू बैक काफी क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे। और इतना ही नहीं, अभी तो एक किरदार और थोड़े समय बाद आएगा जिसको कहते हो कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने सबसे बड़ा काम करा, क्योंकि मैं तुम्हें सारे कैरेक्टर से मिलवाऊंगा। गांधी जी वाज नॉट द ओनली आइडिया, देयर आर सेवरल। मैं सबसे मिलवाऊंगा। इधर भूमि इधर देखिए, गांधी जी अब ध्यान दो। उसके बाद सबसे बड़ी बात समस्या जो है कि 1935 में भी हमारा देश क्यों नहीं आज़ाद हो पाया, ये भी तुम लोग समझो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं घटनाक्रम कि साइमन कमीशन, जो कि 1919 के ठीक 10 साल बाद आना था, वो 2 साल पहले ही आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उन्होंने गोलमेज सम्मेलन की तैयारियां शुरू कर दी थी। दूसरी बात ये थी कि कोई, मैं बताऊं, उसके बाद कुछ मेरा आई एम नॉट एक्सपर्टीज इन दिस एरिया, दिस इज नॉट माय डोमेन। गोल में समय लगा तब अंग्रेजों ने भारतीयों को बैठा के उनकी मांगे पूछी थी, तुम बताओ तुम्हें सिर्फ उर्स के अलावा क्या चाहिए? आईएएस की नौकरी? नहीं नहीं नहीं, वो सब फालतू की बात है, ये गोल है नहीं। वो सिर्फ फालतू की बात है कि गोल मेज थी, उसका नाम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए था क्योंकि यूट्यूबर से कहते हैं कि वो मेज गोल थी, कुछ लोग इधर बैठे थे, और जो कोने में बैठा था वो जगह कम पड़ गई थी, वो बीच में बैठा होगा, तो नाम रख दिया राउंड टेबल। बस इतना समझो कि हाँ एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें भारतीय और अंग्रेजों के बीच समझौते हुए थे, जिससे ये बैठता है। अब वापस आ जाए मजा। साइमन कमीशन जब भारत आया तो उन्होंने गलती करी, और साइमन कमीशन से भी पहले तुम भूल रहे हो कि मोतीलाल नेहरू जी और सीआर दास ने अपनी स्वराज पार्टी बना ली। और स्वराज पार्टी का शुक्रिया करो, क्योंकि स्वराज पार्टी जा जाके घर घर कह रही थी हमें चाहिए स्वराज, हमें चाहिए स्वराज। स्वराज का मतलब यही होता है जो मराठा से भी मांगा था, यानी सेल्फ गवर्नमेंट, अपना शासन, हमारे ऊपर किसी का राज नहीं। ये बात तुम अपने घर जाके मत कह देना पेरेंट्स से कि स्वराज चाहिए स्वराज, तो रात तक तुम्हारा स्वराज फूट जाएगा। ठीक है, रात तक तुम्हारा स्वराज फूट जाएगा, सुविधाओं में कटौती हो जाएगी, इंटरनेट बैन लग जाएगा, हगेस कॉर्पस मूव नहीं कर पाओगे। हगेस कॉर्पस मतलब जब किसी को बंद कर देता है कि उठा के ले जाता तो लेटा था। तो ये बात चल रही थी। 1923 की स्वराज पार्टी में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू दोनों लॉ पढ़े हुए। उन्होंने कहा कि हमारी मांगे ऐसे पूरी नहीं हुई, हमें कुछ ना कुछ ड्राफ्ट करना चाहिए। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि अंग्रेजों ने चैलेंज दे दिया था कि तुम अपना संविधान बनाने की हैसियत भी रखते हो, तुम्हारे बस की है तुम अपना संविधान बनाओ। तो 1923 के सीआर दास ने एक कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट कर दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ भारतीय में ग्रेट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पहले भी ऐसे लोग थे जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के ले जाते थे, लेकिन उसको प्रमाणिकता अंग्रेजों ने नहीं दी थी। अब जब सीआर दास को संविधान बना के ले गए, तब अंग्रेज समझ गए यार ये लॉयर है, उधर गांधी, इधर इंडियन नेशनल कांग्रेस, इधर भगत सिंह भी हो रहे हैं, इधर गोल में सम्मेलन भी करनी है, इधर इतनी सारी घटनाएं फैली हुई हैं, चलो हम भारतीयों को ना एक धोखा दे देते हैं, हम दिखाते हैं कि तुम्हारे लिए हमें बहुत चिंता है, हम ही तुम्हारा संविधान बना रहे हैं। इसलिए इन्होंने 1927 में भेजा साइमन आयोग। किसे भेजा? अब एक गलती हो गई भैया, साइमन आयोग के अंदर, साइमन कमीशन के अंदर जितने भी लोग थे ना वो सब थे। इट्स लाइक तुम अरुण के लिए शादी का रिश्ता देख रहे हो और लड़की पाकिस्तानी देख रहे हो, कि अरुण तो इंडियन, ठीक है, यानी तुम भारत के लिए कोई कानून बना रहे हो और तुम भारतीय को पाकिस्तान से नहीं लाओ। अच्छा, यही मैं जानना चाह रहा था। अब बाकी लड़कियां कहीं हैं तुम्हें है? तुमने टिकटॉक नहीं चलाया था जब बैन हो गया था, उससे पहले पाकिस्तान में लड़के भी लड़की बन के आ रहे थे, तो तुम्हारे रिश्ते गलत जा सकते थे। चलो वापस आ जाए इधर। तो 1927 में जब साइमन कमीशन आया भारत में, तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय था, एक भी भारतीय बड़ा विरोध किया गया साहब, नारे लगाए गए गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, GBS गो बैक साइमन।
जब साइमन के ऊपर इतना भयंकर महामारी फैल गई तो साइमन कमीशन को जाना था, लेकिन साइमन कमीशन अपना काम करके भागा था। साइमन कमीशन ने इंडिया में सबमिट करा था, जो आज भी रिवाज चलता है। इसे रिपोर्ट बोलते हैं। सरकारी रिपोर्टों के अलग अलग पेपर होते हैं, वाइट, येलो, ग्रीन। तो ये व्हाइट पेपर रिपोर्ट देके गए थे कि भारत में इस समय राजनीतिक व्यवस्थाएं ये है, तुम उन्हें ऐसी ऐसी चीजें दे दो, ऐसी ऐसी चीजें मत दो, अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा। लेकिन सबने साइमन कमीशन का विरोध करा, साइमन कमीशन भगा दिया। ये घटना समझ में आई, ताकि 1935 की मांगे तुम समझ पाओ। क्या कोई डाउट, कोई समस्या, ये बताओ। ठीक, अब जब साइमन कमीशन भाई साहब भाग गए, क्या हुआ? देखो छपरी है, मार्मिक शब्द। जैसे तुम कहते हो, नहीं जैसे तुम कहते हो पशु, तुम्हें गुस्सा भी आ सकती है, प्यार भी आ सकता है, ऐसे मार्मिक शब्द। सर हमारा अभी केंद्रीय लोक सेवा आयोग का भी गठन हो रहा है। केंद्रीय लोकसभा, मैं बता रहा हूँ, लोक सेवा, मैं जेपीएससी, सीपीएससी, पीएससी में सब पढ़ा। मैं आर्य की मांगू, मैं तुमसे एक घंटे ज्यादा पढ़ के आया हूँ, क्योंकि मुझे पता था तो बरेली का किताब लेना है। अब जब बता जाओगे सही वाली किताब ले आए तो तुम यही करें। चलो वापस। उसके बाद 1927 के बाद भारत में मांग तेज हो गई, लेकिन गांधी जी ने जो समझाया था वो लोगों ने पुनः मांगा। भैया 1935 में भी किताब मिटा दें, जगह कम बची। लास्ट टाइम आपके हिस्ट्री के टीचर जो थे उन्होंने अच्छा कवर किया था ये सब, एज फार एज आई नो, क्योंकि उनके जस्ट कनेक्शन के साथ में पढ़ा नहीं, क्या बोलते इन्हीं की बात कर रहे थे। इतना प्यारा बच्चा, बात प्यारे की चल ऐसे किसी के चाल चरित्र पे तो मत सॉरी। 1935 में हमने फिर से मांगा। अब समझो, एक तरफ फिर से लिखा जाएगा भैया मांगे, ठीक, और एक तरफ मिला। अब 1935, इसके पीछे ऐतिहासिक विवरण तुम समझ चुके, सीधे लिख देना 1927 प्लस, यानी साइमन कमीशन और भी कई सारे। हमने मांगा फिर से संघ, ठीक, ये ध्यान रखना, हमने कहा फिर से संघ दे दो, यानी पूरे भारत को, राज्य रजवाड़ों को एक कर दो। और इस बार हमने राज्य रजवाड़ों से अपील भी करी जा करके नेशनल लीडर गए कि तुम सुजेरेनिटी यानी अधिपत्यता छोड़ दो तुम अंग्रेजों का साथ, वापस विलय कर लो। अब देखते हैं इसका हल क्या निकला। सबसे पहली चीज हमने ये मांगी। दूसरी हमने डिमांड करी कि भैया ये जो दयार्ची है ना, दयार्ची जिसके अंदर तुमने सूची 1 सूची 2 बनाई है, इसे खत्म कर दो, क्योंकि दायार्ची का मतलब 22 रॉय पे अभी भी कंट्रोल की शक्तियां थी। तो काय बात की भैया दायार्ची, हमें दायार्ची से बुला भी नहीं मिल रहा था, ये भी हमने मांग करी। तीसरी चीज लिखो, हमने कहा कि हमारा बजट तो बनाने का अधिकार दे दिया है, लेकिन सारी चीजें ठीक है, परंतु हम बजट को कार्य में कैसे लाएं, तो इन लोगों ने अपनी तरफ से हमें दे दिया, ये फ्री में मिला, हमने मांगा नहीं, इन्हें दया आ गई, बोले ले जाओ आर्मी ले जाओ। चलो अब आगे बढ़ो। दूसरी बात, हमने ना मांगा लेकिन फिर भी हमें जबरदस्ती दिया गया, जो अरुण ने कहा, क्या सिविल सेवाओं के लिए आयोग, कौन सा, ज्वाइंट, सेंट्रल और पब्लिक। ये काम करता था स्टेट में, ये सेंटर में, और ये इन दोनों में। मैकॉले को बताओ, चेक करके फटाफट किसने कहा था? मैकॉले नहीं कहा। नहीं सर, ली आयोग की सिफारिश है। वो तो सिफारिश कमेटी समिति थी, ये बात भी ठीक है, ली आयोग था, उसके बारे में शेयर करना शायद नई बुक में कुछ आर्टिकल होगा इस बारे में, एक बार क्रॉस चेक जरूर करना। इतना लिखो, बैंक मिल रही आगे थोड़ी। तो अब मेरा सवाल ये है बुद्धिजीवी बच्चों से, अभी देखना, हाँ बिल्कुल, ऑल इंडिया फेडरेशन और भारतीय फेडरेशन की बात कर रहे हैं, हमने मांगी क्योंकि 1919 में तो दिया नहीं, अब दे देंगे। ठीक, अब सबसे बड़ा मेरा सवाल ये है, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है, क्योंकि ये सवाल यूपीएससी में क्लीन आ चुका है। चलो, हाँ अरुण से नहीं पूछूंगा, इधर पूछूंगा, गौरी से नहीं पूछूंगा, इंग्लिश से पूछूंगा, आप बताइए आंसर सही गलत की चिंता मत करना, ठीक है। व्यावहारिक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आरबीआई में खाता खुलवाने के लिए कौन से दस्तावेज होते हैं?
अच्छा आरबीआई में खाता खुलवा सकते हैं? बताओ। यस, इसीलिए ये 99% बच्चों को डाउट हो जाता है यूपीएससी के ऊपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि क्या आरबीआई बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं? क्योंकि आरबीआई बैंकर्स की बैंक है, वो सिर्फ बैंकों को फैसिलिटी देती है, ठीक है? हाँ, बात आई समझ में? ग्रुप बी इकोनॉमिक्स का प्रश्न था ये एसएससी में आया था, लेकिन मुझे मजा आता है पूछो, ठीक है? तुम्हारी जनरल अवेयरनेस बढ़ती है। अच्छा आरबीआई सिक्का कितने का छापती है? सिक्का छापने के लिए पूरे भारत में 4 नोएडा में है, कहाँ बताओ भैया? नोएडा है, हाँ, हैदराबाद है, अच्छा कलकत्ता है, इलाहाबाद भी है, अरे वाह। ना हैदराबाद, हाँ एक नासिक में है। कलकत्ता है, हाँ बिल्कुल कलकत्ता सर, है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो चलो वापस आ जाओ, हम लोग क्वालिटी वाले सब ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी यहाँ पर, वित्त मंत्रालय कुछ चीजें 1935 में और हुई थी, इन्होंने सेपरेट कर दिया था ओडिशा से। अच्छा सुनो, ओडिशा से बिहार को अलग कर दिया था। बिहार और ओडिशा आपस में अलग कर दिया, पहले पता होना चाहिए आपको, बिहार और ओडिशा एक ही थे। बिहार और ओडिशा को भी 1935 में हाँ वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है भैया। ठीक है, बिहार उड़ीसा का डिवोर्स अलग अलग याद रखना, ठीक। उसके बाद सिंध बॉम्बे प्रांत से अलग कर दिया, मतलब बॉम्बे एंड सिंध वॉज सेपरेट, ठीक है? ये एक्स्ट्रा जानकारी है एमसीक्यू में आ सकती है। कहाँ से? फेडरल 1937, लेकिन यही। अब ध्यान से सुनना, 1773 में शक्तियां ली जा रही थी, लेकिन कंपनी पे नियंत्रण करना था, तो उस समय पे हम लेके आए थे सुप्रीम कोर्ट लाए थे ना। ऐसे ही हम 1935 में एक प्रावधान बनाया जिसे पूरा करने में 2 साल लग गए, और 1937 में तुम्हें मिला फेडरल कोड, और फेडरल को कहते हैं संघीय न्यायालय, ठीक है? फेडरल कोड। सर ये फेडरल कोड क्या था? आज तुम्हें पीलीभीत में कोई केस दायर करना हो तो तुम जिला जज के यहाँ जाओगे, सबसे निचली अदालत में दायर करोगे, केस रद्द हो जाता है, हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट से रद्द हो जाएगा, कहाँ जाओगे? उस समय ऐसा नहीं था। भारत में आप कोई केस हार जाते थे, आपको उसे चैलेंज करने के लिए प्रीवी काउंसिल के पास जाना पड़ता था, लंदन में बेंच बैठती थी। अब ऐसे में केसेस वही ले जाएगा तो भैया अमीर हो। तो ऐसे में बड़े बड़े लॉयर्स के बहुत बड़े नाम थे, मोहम्मद अली जिन्ना टॉप लॉयर, ठीक है? भूला भाई देसाई टॉप के लॉयर थे जिन्होंने आईएनए ट्राई करा, और जवाहरलाल नेहरू लॉयर, महात्मा गांधी लॉयर, अभिषेक मिश्रा लॉयर, ठीक है? समझ गए ना तुम लोग? और सबसे इंपॉर्टेंट डेट इतिहास में 4 फरवरी। अच्छा 4 फरवरी सबसे ऐतिहासिक डेट है, विश्व कैंसर दिवस और मेरा जन्मदिन। हाँ कैंसर का इलाज नहीं है, सोफारस मेरा। हाँ बताओ क्या करें शिवान जी? लास्ट वाला गलत था। अच्छा अभिषेक मिश्रा जज। अच्छा अरे नहीं सुन, तब तो मैं एलएलएम बीएड यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक और आर्मी का इंटरव्यू हुआ, मेरे पास बहुत अचीवमेंट है। मेरे घर वाले खुद कहते क्या बना दिया, क्या व्हाट एन आर्ट, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जा रहा। नेक्स्ट इकोनॉमी का नेक्स्ट। लेकिन मैं तो यही राय दूंगा, एक एग्जाम पे फोकस करो, एक एग्जाम निकालो। मेरी तरह पद भटकोगे, ठीक है? अमेरिका इजराइल अमेरिका सब चले जाते हो, तो जज बनने में तुम्हें 30 साल 28 साल कितनी बता रखी है? 28 29 साल लगते हैं, ठीक है? अब अगले साल वालों को सीधे बताएंगे उनको। अरे ये तो कमेंट दो, आगे बढ़े। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर एक चीज और लिख लो, हमने ये बेसिक चीजें मांगी, लेकिन ये सब हमें मिल गया, और इसके साथ में फेडरल कोड का कंसेप्ट भी मैंने बता दिया। फेडरल कोड भारत में खत्म हो गया 1950 में, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को तुम्हें मिल गया सुप्रीम कोर्ट। ये बात आई समझ? सुप्रीम कोर्ट मिला है, लड़का नहीं मिला है किसी लड़की को। खत्म करना था क्या? लायक होते जब खत्म करना था। बेटा तुम्हारे पापा ने तुम्हें भी जीवन देके ये देश से तय करा, तुम आईएएस मत बनना, उसके बाद पापा बताइए तुम्हें। वैसे आई थिंक लड़कियों के 12 अटेम्प्ट होते हैं, ठीक है ना? जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट उनके खुद के, 6 अटेम्प्ट उनके ठीक है ना? तो इट वाज ग्रेट जो, ठीक है? तो लड़कियां अपने अटेम्प्ट डबल करें, ठीक है? क्योंकि अगर उनकी खुद की तमन्ना पूरी नहीं हुई तो हम चलते तमन्ना उनकी वो पूरी कर देंगे, ठीक है? और फिर वो कहेंगे तुम तो
छोड़ ही दोगे आईएएस बनने के बाद तो इसकी पहली शादी भी हो जाती। ऐसे यूपीएससी के भ्रामक विज्ञापनों से बचे, ठीक है। ऐसा में हर लड़की ऐसा नहीं करती, लड़की भी सपोर्टिव होती है। कुछ लड़कियां अभी एक रिसेंटली केस हुआ था, वैसा भी होता है। 99% नहीं होती है। नहीं, लेकिन हाँ अब ट्रेंड बदला है। कुछ लड़कियां जॉब के बाद बेरोजगार लड़कों को भी ले जा रही हैं। कहाँ? मैं मध्य प्रदेश मैंने भी यही सोचा कि मुझे पता चल जाए कौन से राज्य में ऐसा हो रहा है तो मैं अरुण को छोड़ाऊं, लेकिन मुझे लगा इस साल अरुण बन ही जाएगा तो छोड़ना चाहिए। क्यों अरुण? बजाज सबसे कुछ बोले अरे अब तो मैं फॉर्म भी नहीं भरूंगा। बस आप इजराइल और सीरिया नहीं जाना। अब मैं नेता बन जाऊंगा, मैं आप ध्यान से सुनो। प्रधान जाऊंगा। 1935 में तुम्हें जो सारी फैसिलिटी मिल गई, लेकिन 1935 में तुम्हें एक बात बहुत हाँ पूछो क्या त्रिवेदी बीजेपी के जो हाँ सर आपको मतलब वो ये कहते हैं ये पॉलिटिक्स सिलेबस में है, नहीं मैं है करंट अफेयर में है। आईएएस की वो कह रहे हैं कि वो कर चुके हैं तो इतनी बहुत ज्यादा नहीं सुधांशु त्रिवेदी आईएएस के लिए नहीं करा है, वो आप दूसरे स्पोक्स पर्सन को बताओ। संबित पात्रा ने यूपीएससी मेडिकल निकाला था, मेडिकल वाला सीएमएस इसके अंदर उसके पास में बहुत नॉलेज है। हाँ हर एक छोटी चीज की नॉलेज है। हाँ देखो ये पढ़ने से आता है। जब तुम्हें 1 करोड़ रुपया महीना मिलेगा सिर्फ पढ़ने का तो तुम मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी हो जाओगे। इस तरफ आओगे हटो फेडरल कोर्ट बता रहे हैं, मैं बताऊंगा मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट बढ़े आगे। ये चीजें वैचारिक है, उसको छोड़ दो। पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव्स आते हैं। जजेस जो होते हैं उनके पास हर हफ्ते हाई कोर्ट से डिस्क्लोजर आता है, एक पन्ना, उसमें सब लिखा होता है कि इस बार तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसी ही गाइडलाइन आती है, पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा की लिस्ट होती है कि इस बार हमने व्हाट्सएप पे ही वायरल कर दिया, इसे खूब फैला। और यार चलो वापस आते हैं। 1935 में एक चीज जो मांगी गई थी, ऑल इंडिया फेडरेशन, उसकी घोषणा कर दी गई। अब सुनो 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 सुनो, अखिल भारतीय संघ तुम्हें दे दिया गया, लेकिन तुम्हें चैलेंज के साथ दिया गया, जाओ तुम्हारे बस की हो तो तुम राजे रजवाड़े और जितने भी लोग हैं सबको एक में विलय कर दो। अब हमें लगा यार यही तो चाहिए था। अंग्रेजों से हमें संघ की घोषणा मिल जाती कि हम एक संघ हैं तो हम अपने भाइयों को तो मना ही लेंगे जो राजे रजवाड़े हैं। लेकिन जब इंडिया के पॉलिटिकल पार्टी के लीडर और लोग गए राजे रजवाड़ाओं के पास में, तो पता है उन्होंने क्या करा? उन्होंने मना। और यहाँ तक भी भारत संघ बनने से रह गया, आजाद बनने से रह गया, क्योंकि अभी तो संघ बनना था, डोमिनियन बनना था, फिर जाके संप्रभुता बननी। ये बात आई समझ में? सबसे बड़ी चीज यहाँ पर विकेंद्रीकरण मैक्सिमम हो चुका था, यानी अब जो प्रांत थे उनके पास भी अपनी डिग्री बनाने की शक्तियां आ तो चुकी थी, लेकिन दी नहीं गई थी। इसीलिए एक काम और हुआ, हमने मना करा था कि हमें दायाची नहीं चाहिए, तो इन्होंने दायाची को खत्म नहीं करा बल्कि उसका प्रमोशन कर दिया सेंटर। अब 22 रॉय के पास में दायाची पूरी तरीके से पहुंचा दी। मतलब और भी बुरी हरकत, पहले तुम अपनी पुलिया का निर्माण, तालाब खुदवा रहे थे, पेंट करा रहे थे, वो भी शक्तियां गई। अब वायसराय तुम्हारे प्रांत पे पूरी तरीके से दोनों मामलों में, आरक्षित और हस्तांतरित, दोनों मामलों में सिर्फ वायसराय ने निर्णय लिया। अब जब इतना सब हुआ तो गांधी जी का दिमाग साथ में आसान हो गया। गांधी जी ने कहा यार ये क्या हो गया, और गांधी जी ने इसी बीच में अगले मूवमेंट की तैयारी करी। लेकिन कहते हैं ना कि इंडिया की आज़ादी में शायद लक भी उसका थोड़ा बहुत साथ निभा गया। तब तक 1938 का दौर आ गया और 1938 के दौर में घोषणा हो गई चर्चिल का नाम सुना है? विंस्टन चर्चिल जो है वो क्या था? प्राइम मिनिस्टर था, बैठा था भैया क्वीन के साथ संसद में लंदन में। उसने ये कहा कि पिछली बार भारतीय सैनिकों ने हमारा बहुत सहयोग किया था, इस बार हमें भारतीय सैनिक चाहिए होंगे। तब उसने भारतीय सैनिकों को शामिल करने के लिए, देखो ध्यान से, भारतीय सैनिकों को शामिल करने के लिए सेना में एक ऑफर भेजा गांधी जी के पास, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास। उसे तुम लोग पढ़ते हो। गांधी जी ने इसी समय कहा था कि ये जो ऑफर है ना, ये उस चेक की तरह है जिस बैंक को दिवालिया घोषित कर दिया जाए। यानी गांधी जी पक्के पे थे कि अब तो अंग्रेज भागेंगे ही भागेंगे। समझ में आई बात? इसलिए गांधी जी ने अगस्त ऑफर को मना कर दिया, और गांधी जी ने इसी बात से गुस्से में आकर के एक नए आंदोलन की नींव रख दी, जिसे तुम लोग कहते हो क्विट इंडिया मूवमेंट।
भारत छोड़ो आंदोलन। क्यों? क्योंकि 1938 के अंदर चर्चिल ने बिना गांधी जी, बिना इंडियन नेशनल कांग्रेस को बताए ये घोषणा कर दी कि 35 से 42 हजार फौजी भारत के जो है वो ब्रिटेन के साथ मिलकर युद्ध लड़ रहे हैं। अब गांधी जी बड़ा परेशान, और गांधी जी को इसमें क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि उन्हें सार्जेंट बोला गया। गांधी जी से मना करने पे भी उन्होंने भारतीयों को आगे बढ़ा दिया कि दुश्मन का मदद करनी चाहिए, दुश्मन की ऐसे समय पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विंस्टन चर्चिल ने वहां से घोषणा कर दी कि इंडिया हमारी कॉलोनी है और इस कॉलोनी के लोगों पे हमारा कंट्रोल है, मिलिट्री पावर हमारी है, जाओ जाके लड़ो। तो भैया लोग चले गए थे लड़ने, ये बात गलत हुई। इसी बीच में सबसे बड़ी बात एक और हुई, इसी बीच में अंग्रेजों का जो घमंड था वो टूट गया। कैसे? ब्रिटिशर्स कहते थे कि हमारी सबसे बड़ी आर्मी सिंगापुर में है, सिंगापुर में हमारे इतने फौजी हैं कि अगर कोई हमसे 100 साल तक युद्ध लड़े तब भी वो हार जाए। और 1940 के दशक के दौरान जापान छोटे से देश ने सिंगापुर में तबाही मचाई, सिंगापुर की बाट लगाई, समझ गए मुन्ना भाई की भाषा में। अब जब सिंगापुर की आर्मी भागी है 6 घंटे या शायद 24 घंटे के अंदर, उनकी जो आर्मी थी ब्रिटिशर्स की, उसे पैरों पे लिया है, मतलब हथियार ऐसे ऊपर हवा में और पैरों में चल रहे हैं। तब जाकर के ब्रिटिशर्स को एक मैसेज गया कि यार हमारी तो सबसे मजबूत आर्मी सिंगापुर में थी। अब वो एक बात समझ गए कि अब हम इंडिया पे ज़्यादा दिन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा उनको एक मैसेज गया। और उसी बीच में इंडिया को उन्होंने फिर लॉलीपॉप दे दिया, जिसे तुम पढ़ते हो। अब अगली चीज, चर्चिल ने कहा देखो हम तुम्हारे क्रिस्प प्रस्ताव पे मंजूरी देते हैं, और ये क्रिस्प जो प्रस्ताव था इसके पीछे भी अमेरिका का शुक्रिया करो। अमेरिका के साथ एक अटलांटिक संधि हुई थी। अटलांटिक संधि में अमेरिका ने कहा था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में तभी तुम्हारा साथ देंगे तब तुमने जितने भी उपनिवेश बनाए हैं, जितने भी तुमने देशों पे अपना अधिग्रहण कर रखा है, उन सभी देशों को अधिकार दे दो। तो इसमें अमेरिका का शुक्रिया करना चाहिए हम लोगों को कि अमेरिका की अटलांटिक ट्रीटी की वजह से ब्रिटेन पे दबाव आया, और तब इन्होंने 1942 में क्रिस्प प्रपोजल भेजा। लेकिन ये जो क्रिस्प प्रपोजल आया था ना इंडिया में, ये भी कर गया धोखा। अमेरिका की अटलांटिक संधि पड़ी है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अमेरिका हमेशा से प्रोग्रेसिव रहा है, प्रोग्रेसिव। उसने कहा कि यार ये अधिपत, अमेरिका ने खुद की स्वतंत्रता की 4 जुलाई 1776 को डिक्लेयर कर ली, वो भी पहले कॉलोनी था, तो पता है ना, उसने सारे सभी के साथ मिलके खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया। तो वो इसका दर्द समझता था कि हमारा भाई जो है, यानी नजदीकी देश भारत, नजदीक होने दूर थे काफी, लेकिन वो कॉलोनी है, तो इसका मतलब क्या है, उसने मांग रखी। अब सुनो इंटरेस्टिंग पद तक के यहाँ तक क्लियर है कि क्रिस्प प्रपोजल क्यों आया। जब क्रिस्प प्रपोजल आया भारत में, तो क्रिस्प प्रपोजल भी सफल नहीं हो पाया। कोई बता सकता है क्यों? जिसने हिस्ट्री पढ़ी। और ये तो बिल्कुल फैक्ट मार दिया आपने, बिल्कुल सही। और कोई बताओ? आजाद हिंद फौज नहीं। और बताओ? हाँ अभी तो बिल्कुल सारे पॉइंट करो, ठीक। और बताओ? अब ध्यान से सुनना, जब क्रिस्प प्रपोजल आया और गांधी जी मांग कर रहे थे कि भैया हमें डोमिनियन दे दो, ये दे दो, वो दे दो, फलाना दे दो, क्रिस्प प्रपोजल इस वजह से फेल हो गया क्योंकि क्रिस्प प्रपोजल ने कहा कि हम तुम्हें आज़ादी, यानी हम तुम्हें डोमिनियन छोड़ो, हम तुम्हें सीधे इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे, लेकिन तुम इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से साइन करा। अब आएगा ट्विस्ट जिन्ना भाई का। अब मुस्लिम लीग पाकिस्तान की डिमांड कर रही है, और जिन्ना मुस्लिम लीग के साथ मिल चुका था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो मुस्लिम लीग से जुड़ने काम कर रही थी, यानी मुस्लिम लीग पाकिस्तान चाह रही थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस पाकिस्तान नहीं चाह रही थी। तो क्या ये दोनों इस शर्तों पर साइन करेंगे कि पाकिस्तान बने भारत बने? नहीं, फिर तुम रह गए आजाद होने से। जैसे ही क्रिस्प प्रपोजल में ये शर्तें आई, ये सब फेल हो गया। अब गांधी जी ने नारा दिया करो या क्यों? क्योंकि अब गांधी जी का भयंकर रूप तुम्हें देखने को मिलेगा। गांधी जी वैसे तो अहिंसा की बात करते थे, लेकिन गांधी जी का यार विषय की हद ही हो गई। पहले मैंने कॉलोनी से फेडरेशन की मांग करी, फेडरेशन से डोमिनियन मांगा, ठीक है। कॉलोनी मतलब उपनिवेश, फेडरेशन मतलब संघ, डोमिनियन मतलब अधिराज्य, और लास्ट में मैंने संप्रभुता यानी आज़ादी की बात करी। यहाँ तक तो कंडीशन ठीक थी। अंग्रेजों ने हमें दायार्ची दिया, वो भी ठीक था, द्वैध शासन। अंग्रेजों ने हमें द्वैध सदन की घोषणा करी द्वितीय केंद्र में, वो भी ठीक था। हमें बजट की बैंक दे दी, वो भी ठीक था, सारे लॉलीपॉप ठीक थे। लेकिन अब ये कौन सी बात होती है
जब हमने उनसे आज़ादी मांगी तो हमने शर्त नहीं रखी थी कि हम पाकिस्तान भी बनाएंगे या मुस्लिम लीग के हस्ताक्षर भी चाहिए होंगे, लेकिन ये तो हद से ज़्यादा ऊपर चले गए। ये तो कह रहे हैं कि तुम साइन कराओ मुस्लिम लीग के फलाने के। तब गांधी जी ने कहा कि अब अंग्रेजों या तो भैया करो और मरो का वक्त आ चुका है, अब हम सब भारतीय या तो तुम्हारे आदेश उस पार आएंगे या तो तुम हमें आज़ादी दोगे। तो ये गांधी जी का स्टेटमेंट इस घटना के बाद आया था। इधर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ और आगे तक अब इधर सुनो ध्यान से। इस घटना की वजह से एक काम और हो गया, इंडिया में शुरू हो गया था इंडियन नेशनल आर्मी का ट्रायल। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये सर, यह INA है क्या, सुभाष चंद्र बोस ने रास मोहन बिहारी के साथ रासबिहारी बोस की पॉलिटिकल मतलब एक मिलिट्री पार्टी हुआ करती थी, इसको आगे सुभाष चंद्र बोस ने, उस पार्टी ने अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया, खुली धमकी उड़ा दी, खुली धमकी तुम्हारे जितने भी प्रांत हैं, जितने क्षेत्र हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, एक आदमी ऐसा भी था जो यूरोप को खत्म करना चाहता था, नेपोलियन बोनापार्टे की तरह होता हिटलर, और हमारी इंडियन नेशनल आर्मी चली गई हिटलर के पास, सीधे कह दिया देखो ये रहा मैप, हम सिंगापुर, बर्मा, इधर लाओस, कंबोडिया सब पार लाग कर करा के इस रास्ते से भारत लेके जाएंगे, तुम आओगे ऐसे करके, हम आएंगे ऐसे करके, उड़ा देंगे। तो ये बात क्वीन को पता थी बहुत अच्छे से कि अब इनके पास मिलिट्री भी नहीं थी, इनके पास पैसा भी है और इनके पास दलीलें भी पेश हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये करने की नौबत ही नहीं आई। उससे पहले यूरोप के अंदर सरकार गिर गई और आज तक कोई भी पॉलिटिकल लीडर ये नहीं बता पाया कि आज तक जो कि हीरो था और जिस हीरो का नाम था चर्चिल, वो हारा कैसे, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की मतलब जिसने द्वितीय विश्व युद्ध क्वीन को जिताया हो, वो कैसे हार गया चुनाव, सबसे बड़ी बात। और ये जिस पॉलिटिकल पार्टी का था, उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था कंजर्वेटिव। अब जब ये खत्म तो इसके बाद जो अगला प्राइम मिनिस्टर आया उसका नाम था क्लीमेंट एटली और वो था लेबर पार्टी से। इसके आते ही सबसे अच्छी चीज ये हुई, इसने तुरंत ही जैसे ही आया भारत में कैबिनेट मिशन प्लान भेज दिया 1986। इसने ये जैसे ही आया, इसने जाकर के जब अपना पहला सदन में बिल पढ़ा तो इसने भारत के गुलामिता या दास्ता या कॉलोनी या उपनिवेश पे घोर चिंता व्यक्त की। और लेबर पार्टी कह रही थी वहाँ काफ़ी लंबे समय से कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम भारतीयों को आज़ादी दिलाएंगे। ये बात याद रखना, अभी टाइम पे ले लेंगे 5 मिनट दिन खत्म कर देंगे, ठीक है, 47 तक हम आ जाए। तो ये घोषणा करी कि कुछ भी हो जाए अब भारतीयों को हमें आज़ादी देनी ही देनी है। और क्लीमेंट एटली जैसे ही जीता, लोग समझ में आ रहा सब, क्लीमेंट एटली जैसे ही जीता उसने अगले दिन तुरंत ये घोषणा कर दी कि आज से तुम लोगों की आज़ादी पे हमने काम करना शुरू कर दिया है। सर लेकिन राज्य रजवाड़ों का क्या हुआ, अभी बड़ा तगड़ा ट्विस्ट आने वाला, राज्य रजवाड़ों के साथ हुआ क्या, तब मजा। अब सुनो, पहले भारतीय इस बात से दुखी थे कि अंग्रेज जा क्यों नहीं रहा। अब जब ये घोषणा होती है फरवरी 1947 के आसपास, 46 में हो जाती है कि क्लीमेंट एटली ने बोल दिया है कि अब हम 30 जून 1947 तक यहाँ से भाग चले जाएं, ठीक है। तब ये घोषणा उसने कर दी कि पहले ही BBC रेडियो पे तब भारतीय जो है बड़े शोक में आ गए। तब भारतीयों ने कहा कि यार अभी हमारा संविधान तो तैयार नहीं और ना ही अभी हमारे पास देश को चलाने वाला कोई तंत्र या कोई व्यवस्था बची हुई है, तो तुम ना जाओ। इन्होंने लेकिन सीधे कह दिया अब हम एक भी पल नहीं रुकेंगे, अब हम चले जाएंगे। दूसरी बात, राजे रजवाड़े जिनसे बार बार हम कह रहे थे भैया सुसीरेनिटी छोड़ दो, क्लीमेंट एटली की सरकार ने घोषणा कर दी रेडियो पे, तुम छोड़ो चाहे ना छोड़ो, आज से सुसीरेनिटी खत्म, अब तुम्हारे पास छोड़ने के अलावा। सर बस 5 मिनट और दिक्कत क्योंकि आज लास्ट टॉपिक का। तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, सुसीरेनिटी जो है वो हम ही तुमसे छीन लेते हैं, अब तुम दे में लेते लो सुसीरेनिटी। अब सुसीरेनिटी चली गई तो भैया राजे रजवाड़े थे, उनके पास कोई मामला बचा ही नहीं था। दूसरी बात, क्लीमेंट एटली ने कहा कि अब तुम्हें गांधी जी के सपने के बीच में जो 4 की साइकिल थी ना वो पूरी करने की जरूरत नहीं, अब हम तुम्हें सीधे कॉलोनी से दर्जा दे रहे हैं संप्रभुता का। लेकिन वो कब देंगे, जब तुम अपना संविधान बना लोगे। और तुम्हारा संविधान कैसे बना, उसके लिए क्लीमेंट एटली का शुक्रिया करो, उसने भेजा भारत में कैबिनेट मिशन 1940। ये भारत आया,
और भारत आने के बाद इसने मना करा कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जिद पे अड़ गए थे। तब कैसे भी करके मोहम्मद अली जिन्ना को कन्विंस करा, समझाया कि सर चुनाव हो जाने दो, एक बार भारत में चुनाव हो जाए, संविधान सभा बन जाए, वो अपना संविधान बनाने लगे तो तुम्हारी मांगे पूरी कर देंगे। इसी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने चुनाव लड़ने की तैयारी करी और उस समय भारत की आबादी थी 39 करोड़। कितनी थी? इसको समझो, तुम हमेशा सीट कभी भूलोगे ही नहीं। 39 करोड़ आबादी थी, 389, यानी सर एक सीट पे 10 लाख। ठीक है, एक सीट पर 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व हो रहा था, यानी 10 लाख लोग किसी एक को चुन रहे थे और वो आगे जाके संविधान सभा में बैठेगा। ऐसे चुनाव हुए, इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, यानी आप कह सकते हो इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। राष्ट्रपति को ऐसे ही वोट दिया जाता है, तुम एमएलए को चुनते हो, एमएलए उनको वोट देते हैं। पता है ना सिस्टम? पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तब सीटें कितनी थी? 389। अब मजे की बात सुनो, 273 जीती कांग्रेस, 75 जीती मुस्लिम लीग, ठीक है, सॉरी 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस, 75 और बाकी की 15। ठीक, ये रेशियो निकल गया। मुस्लिम लीग इतना ज्यादा गुस्से में आ गई कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बनी, उस दिन वो लोग आए नहीं, बॉयकॉट कर दिया। और बॉयकॉट कर दिया और तैयारी हो गई कि भारत में कैसे भी करके हिंसा कर दी जाए। तो तुम एक घटना पढ़ते हो, खूनी शुक्रवार पढ़ते हो, किसी पढ़ी? ब्लडी फ्राइडे। तो ये जो ब्लडी फ्राइडे हुआ था ना, ये इसीलिए हुआ था कि मुस्लिम अपनी मांग कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने सीधे मांग रख दी, हमें एक डोमिनियन चाहिए, उस डोमिनियन का नाम होगा पाकिस्तान। ये सारी घटना के निपटाने के लिए अंग्रेजों से हमने मदद मांगी। तब अंग्रेजों ने भारत का अंतिम वाइसरॉय भेजा, भारत का अंतिम वाइसरॉय, जिसका नाम था ये लेके आया माउंटबेटन प्लान 3 जून, क्योंकि 30 जून को अंग्रेजों को वापस जाना था, तुम्हारी आजादी की भाड़ में वापस जाना है तो जाना। 3 जून को माउंटबेटन आए, माउंटबेटन ने घोषणा करी और माउंटबेटन ने समझाया भी कि मत बनाओ पाकिस्तान, लेकिन नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना वाज लाइक, ठीक है, मेरी बग्गी मेरा घोड़ा, समझ गए ना लड़के सारे, ठीक है। तो मोहम्मद अली जो जिन्ना है, उसके बाद उन्हें पाकिस्तान दे दिया गया, डोमिनियन हो गया। और उसी दिन 15 अगस्त 1947 से एक रात पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने झंडा फहरा करके कहा, हमारा लो IQ नेशन पाकिस्तान। लो IQ मतलब समझ गए, हिंदी तो नहीं करनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान में झंडा फहर गया और मुबारक हो, पाकिस्तान हुआ है गरीब देश, वो सॉरी अच्छा देश। उसके बाद पाकिस्तान, और उसके बाद हमारा इंडिया जो है 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिया मिल गया और अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत वापस ले ली और फिर हमने अपना 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बनाया। लेकिन जब तक संविधान नहीं बना तब तक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 चलता रहा और एक दिन संविधान बना के हमने घोषणा करी कि आज हम स्वतंत्र हैं। सर कहाँ लिखा है? आर्टिकल 395 रद्द जाके पढ़ें। कौन सा आर्टिकल? इसमें लिखा है कि भारत अपना संविधान बनाएगा, स्वतंत्रता घोषित करेगा, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1945 सब खत्म हो जाएगा। आज से आपका संविधान लागू होगा। अब जब भी हम मिलेंगे प्रस्तावना करेंगे, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। बंद कर दो सब ना।